सा ही पार्ट किया हमने, वो मोस्ट प्रोबेबली शायद 30-40 मिनट्स का ही सेगमेंट था जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। अब मेरे को कुछ भी याद नहीं है, कल का मैच सब कुछ भूल चुकी हूँ। सबसे पहले तो मुझे तुम ये याद दिलाओ, मैंने कौन सा सेक्शन नंबर कहा था कि ये लर्न कर लेना। 7. वो सेक्शन 7। सेक्शन नंबर 7 किस चीज का है? Supply of goods. Supply. सप्लाई। उसमें एक वर्ड का मीनिंग समझाया था ना कि सप्लाई या तो ये वर्ड होगा तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन बन जाएगी, और वो वर्ड होगा तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बन जाएगी। Include or means. इंक्लूड होगा तो क्या बनेगी? Inclusive definition. और मीन होगा तो? Exhaustive. अच्छा, अपन ने शायद गुड्स की डेफिनेशन करी थी ना। Yes. गुड्स इंक्लूड movable, ऑल काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। No. Movable. movable, मूवेबल था, तो इसका मतलब सर्विस में इमूवेबल प्रॉपर्टी आ तो चुकी थी, राइट? सर्विस में क्या हुआ था, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई थी ना। Yes. yes, बट फिर कुछ था ना कहीं पे। Schedule 3. कौन? शेड्यूल 3 में किसको हटा दिया? Sale of land or building. एग्जैक्टली तो हमने ये किया था, ऐसे तो मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लगा था सर्विस है, लेकिन अगर सेल ऑफ लैंड सेल ऑफ बिल्डिंग होगा तो शेड्यूल 3 के अंदर लिख के रखा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। इसके बाद कुछ तो था ना, वो क्रॉप्स रॉप्स का भी कुछ तो किया था यार। Yes, ma'am. क्या था वो सर्विस था ना, यस, ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह सब सर्विस में ले गए थे, Goods में. है ना। मौसमी Goods हाँ में. कर रही है कि वो सर्विस है, Goods है. गुड्स है। वो स्पेसिफिकली उन्होंने बताया था कि हम इसको क्या मानते हैं, गुड्स मान के चलते हैं। तो एक चीज बताओ, कल 30-40 मिनट्स पढ़ा ना इस चीज को, और रिकॉल करने का कितना मिनट लगा? हार्डली 2 मिनट्स। Yes. और मैंने रिकॉल किया क्या, मैंने रिवीजन किया नहीं, एक्चुअल में इट वाज रिकॉल ना, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ और बिना बुक खोले तुम आंसर कर रहे हो, और यही चाहिए। एग्जाम तक ऐसा हो जाना चाहिए, सेक्शन नंबर 7 ये लिखा हुआ है और आंखें बंद है और अपन सब रिकॉल कर पा रहे हैं, उसको बोलते पढ़ाई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ सकते हैं, इतना रिकॉल तो हो गया। अब मैंने तुमको ना पीडीएफ दे दिया है, सब लोग म्यूट रखो अपने आप को, और कोई भी व्हाइट बोर्ड और ये सब खोलो मत, क्योंकि वो मेरे इधर भी ओपन होता है। तुम सिर्फ चुपचाप ऐसे बैठो, सिर्फ म्यूट अनम्यूट करने का तुम्हारा काम है, और वीडियो भी ऑन रहना चाहिए। ठीक है, विजेता म्यूट योरसेल्फ। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैम ये आपने जो चैप्टर स्टार्ट किया सप्लाई, सप्लाई वाले चैप्टर में आप बोल रहे हो कि सप्लाई की डेफिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाई? ऐसा क्यों है कि सप्लाई की ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन? अब मैं इसको ऐसे नहीं समझाती, मैं ये बोलती हूँ, अगर तुम कुछ बहुत अच्छा काम करोगे तब तुमको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। अगर तुम कोई खराब काम करोगे तो हम तुमको क्या देंगे? पनिशमेंट। मतलब पनिशमेंट किस पे डिपेंडेंट है? तुम्हारा काम अच्छा है या खराब है। रिवॉर्ड किस पे डिपेंडेंट है? तुम्हारा काम अच्छा है या खराब है। मतलब कोई तो ट्रिगर पॉइंट है ना यहाँ पे, या तो अच्छा है या तो बुरा है, कुछ तो ट्रिगर करना है ना, जिससे तुम्हें लग रहा है या तो रिवॉर्ड मिल जाएगा या फिर क्या मिल जाएगी? पनिशमेंट मिल जाएगी। तो मैम ये सप्लाई क्या है? जीएसटी तभी लगेगा कोई चीज अगर हम बोलते हैं कि सप्लाई है, इसका मतलब जीएसटी में सप्लाई होता है टैक्सेबल इवेंट। टैक्स तभी लगेगा, टैक्स तभी लगेगा, जीएसटी तभी लगेगा जब वो सप्लाई की डेफिनेशन को कंप्लाई करेगा। अंडरस्टूड? और इसीलिए तो सप्लाई की डेफिनेशन इतनी वास्ट है, क्योंकि अगर सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं, फिर तुम गुड्स देख के भी क्या करोगे, सर्विस देख के भी क्या करोगे, क्योंकि कोई चीज भले ही गुड्स है भले ही सर्विस है पर वो सप्लाई के फॉर्म में हो ही नहीं रही है, तो जीएसटी लगने ही नहीं वाला है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा सेक्शन नंबर 7। कौन से एक्ट का है? सीजीएसटी एक्ट का है। ये बोलता है सप्लाई की डेफिनेशन के बारे में। कल मैंने तुमको ये चीज यहाँ पे बताई कि सप्लाई मतलब क्या। ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये हम कर चुके हैं, जिसका अभी अपन ने रिविजन भी कर लिया।
इसमें मैंने बोला सप्लाई में हर तरह का सप्लाई इंक्लूड होता है, बस वो सप्लाई या तो गुड्स का होना चाहिए या फिर सर्विस का होना चाहिए। और यहाँ तक हमारी बातें कल ही खत्म हो चुकी थी, इससे आगे हम बढ़े नहीं थे। क्या मैम गुड्स की डेफिनेशन खत्म हो गई? हाँ। बट क्या सर्विस की डेफिनेशन अभी खत्म हुई? नहीं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं किसके साथ? सर्विस की डेफिनेशन के साथ। अब देखो ये पीडीएफ कैसा है, यहाँ पूरा ना सप्लाई की पूरी डेफिनेशन है ये। पूरी की पूरी क्या देके रखी है? ये सप्लाई की डेफिनेशन दिख रहा है ना सबको स्क्रीन। अब यहाँ पे क्या किया, एक ही क्लॉज लिया मैंने और इस क्लॉज के एनालिसिस को उसके नीचे लिखना स्टार्ट कर दिया। मतलब जैसे ही मैंने सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए लिया और क्लॉज ए में पहले हमने गुड्स पढ़ा, तो वो गुड्स के सारे एनालिसिस जो कल करके रखे थे वो यहाँ लिख लिया अपन ने। ताकि बाद में जब तुम रेफर करोगे, मेरी इच्छा है तुम मेरा क्या किसी का रिवीजन वीडियो मत देखना, तुम्हारी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। वीडियोस के भरोसे रहना छोड़ दो। तो ये सारी चीजें जब लिखी होगी तो ऑटोमेटिकली तुमको सब याद आता रहेगा। अब मैम यहाँ पे आ जाते हैं हम किसके ऊपर? फाइनली हम सर्विस की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। अब सर्विस की डेफिनेशन कौन सी डेफिनेशन है? इस वर्ड को देख के तुम क्या बोल पाओगे? क्या ये इंक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है? एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव। चलो अब अपन आगे आते हैं। बोलते हैं सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। और मुझे ये पता है गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी चीज गुड्स, बस क्या चाहिए हमको? गुड्स हटा दो, हमको गुड्स से मतलब नहीं है। सर्विस का मतलब है एनीथिंग अदर देन गुड्स। और एक और चीज क्या लिखी है? सर्विस का मतलब है एनीथिंग अदर देन गुड्स, ऑल्सो मनी एंड सिक्योरिटी। कहना क्या चाहते हो? गुड्स की डेफिनेशन में भी पढ़ा था अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। सर्विस भी बोल रहा है कि सर्विस क्या होगा? गुड्स को छोड़ के सारी चीज सर्विस है। गुड्स को छोड़ के सारी चीज सर्विस है, और मनी एंड सिक्योरिटी को भी छोड़ दो, क्योंकि मनी एंड सिक्योरिटी ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है। तो ये देखो यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या है? किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विस का मतलब है गुड्स को छोड़ के सारी चीज सर्विस है। लेकिन मनी एंड सिक्योरिटी ना ही गुड्स है, मनी एंड सिक्योरिटी ना ही तुम्हारा सर्विस है। मतलब मनी एंड सिक्योरिटी पे क्या जीएसटी लग सकता है? नहीं, क्योंकि ना तो ये गुड्स है ना ही ये सर्विस है, तो इसके ऊपर टैक्स भी नहीं आ सकता है। तो अभी मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट बोला, वो क्या बोला? बोलो, मनी गुड्स है क्या? नो। मनी सर्विस है क्या? नो इस पे मैडम। जीएसटी लगा सकते हो क्या? नहीं। फर्स्ट पॉइंट लिखो। वेट करो, कहीं पे भी छोटा सा एक पॉइंट, क्योंकि आगे चल के ये पॉइंट कुछ बहुत ज्यादा तुम्हें एफर्ट्स लगा के याद रखना नहीं पड़ेगा। कहीं पे भी छोटी सी जगह लिख लो, मनी एंड सिक्योरिटी नाइदर गुड्स नॉर सर्विस। और मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देती हूँ, एडिट कर देती हूँ। गुड्स एंड सर्विस डज नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी। डन। तो गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, मनी एंड सिक्योरिटी ना ही गुड्स है ना ही सर्विसेज, का मतलब जीएसटी नाम की चीज इस पे नहीं आती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बट यहाँ क्या लिखा है? बट इट इंक्लूड्स activity related to use of money, activity related to conversion from one mode to another mode for which separate consideration is charged। अब मैं इसको डिटेल में समझाऊं उससे पहले बोल रही हूँ कि ये क्या बोलता है। देखो, गुड्स, सिक्योरिटी, मनी एंड सिक्योरिटी। एक मिनट, हाँ, जेट प्लेन से आ रहा है, मेरी आवाज नहीं आएगी। एक मिनट रुकना।
अभी आ रही है? चलो, अब जो मैं बोल रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनो। यहाँ पे बोलते हैं हम कि मैम जो मनी है और जो सिक्योरिटी है, आप बोलते हो ये मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स भी नहीं है, आप बोलते हो मनी एंड सिक्योरिटी सर्विस भी नहीं है। डन, ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई। अब मैं बोल रही हूँ ये 1 रुपए का नोट है, ये 10 रुपए है, ये 100 रुपीज है, ये सारे रुपीज, ये रहा हमारा पिंटू। अगर पिंटू क्या करता है, चिंटू को ये 1 रुपए दे देता है, तो उसने क्या किया, सिर्फ 1 रुपए दे दिया पिंटू ने चिंटू को, इसके बदले में इसने कुछ भी नहीं लिया। तुम मेरे पास आए, मुझे बस इतना बोला मैम मुझे 1 रुपए की जरूरत है, मैंने तुम्हें 1 रुपए दे दिए, उसके बदले में मैंने तुमसे कुछ भी चार्ज नहीं किया। क्या मैं ये बोल सकती हूँ इट इज जस्ट आई एम गिविंग यू मनी? मैंने तुम्हें सिर्फ पैसा दे दिया। मैंने एक लड़के से दूसरे लड़के की तरफ क्या दे दिया, 1 रुपए दे दिए। तो ये जो 1 रुपीज है, ये क्या है मैम? ये मनी है। ये मनी का क्या कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? हाँ, ये मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है, बट इस ट्रांजैक्शन के लिए मैंने उससे कुछ भी एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया है। तो ये एक्चुअल में सिर्फ मनी का लेन देन हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो जब सिर्फ मनी का लेन देन होता है, सिर्फ मनी का लेन देन होता है, और उस पे अगर कोई सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया है, तो वही तो हो गया कि इट इज जस्ट ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, नो जीएसटी। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? दूसरा करती हूँ। फिर से ये पिंटू है और ये रहा हमारा फिर से चिंटू। पिंटू ने क्या करा, चिंटू ने इसके पास आके पिंटू के पास आके बोला ये लो 100 रुपए, और मुझे क्या करो 100 रुपीज का चेंज दे दो। तो इसने क्या कर दिया, 100 रुपीज का 10 10 10 10 करके इसको चेंज दे दिया। मतलब चिंटू ने दे दिया इसको 100 का नोट, इसने दे दिया खुले 10 10 रुपए, 10 10 रुपए क्या कर दिया इसको एक्सचेंज में दे दिए। अभी भी पिंटू ने क्या किया, क्या कोई एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज किया क्या इससे? आया 100 रुपए, खुले दे दिए 100 100 के। हम यहाँ पे भी कुछ भी एडिशनल कंसिडरेशन तो हमको दिखाई नहीं दे रहा। और जब तक आपको एडिशनल कंसिडरेशन दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये क्या है, ये सिंपल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी है। और जब तक सिर्फ मनी का तुम लेन देन कर रहे हो, तब तक जीएसटी नहीं लगेगा। और इसको बढ़ाते हैं केस को आगे। केस नंबर 3, फिर से यही पिंटू और यही हमारा चिंटू। अब पिंटू इसके पास आया, किसके पास? चिंटू आया पिंटू के पास और बोलता है मुझे 1 लाख रुपीज की जरूरत है, आई नीड 1 लाख रुपीज। उसने कहा ठीक है मैं तेरे को 1 लाख रुपीज देता, आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज। तो जब चिंटू ने पिंटू से 1 लाख रुपीज मांगे, पिंटू ने उसको 1 लाख रुपीज दे दिए। लेकिन जैसे ही चिंटू उस 1 लाख रुपीज को लेके जाने लगा, पिंटू ने बोला रुको, कितने दिन के लिए? ये बोला कम से कम 1 मंथ के लिए चाहिए। उसने कहा 1 मंथ के लिए यू वुड बी यूटिलाइजिंग माई मनी, तुम मेरा पैसा यूज करोगे? उसने कहा हाँ यूज करूंगा। तो बोला नहीं यार, मुझे कम से कम 1% क्या चाहिए इस पे, इंटरेस्ट। अब तुम समझ रहे हो कुछ, इसमें कुछ कमा लिया, इसमें कुछ कमा लिया। और जो कमाते हो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो मैम ये हमने क्या किया, एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज किया फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी। मनी का ट्रांजेक्शन जो चल रहा था, मनी के उस ट्रांजेक्शन के लिए मैंने किस चीज को चार्ज किया, एडिशनल कंसिडरेशन को चार्ज किया। तो अब यहाँ पे बोलते हैं ये सर्विस है, इसे सर्विस बोलेंगे। तुमने अपना पैसा उधार दिया है कि रख लो यूज कर लो, उसके बदले में मुझे 1 1% की ब्याज देते जाना। तो समझ रहे हो, उधार पे देना इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन। तुम रेंट पे दे रहे हो अपना पैसा कि यूज करो, मुझे उसका 1 1% मिलता जाना चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा था,
यहाँ पे हम जब सर्विस की डेफिनेशन कर रहे थे, यहाँ पे कुछ लिखा था, मनी इज नॉट सर्विस बट यूज ऑफ मनी और कन्वर्टिंग मनी, जिसके लिए एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है, इसे सर्विस जरूर कहेंगे। अब मैं बैंक जाती हूँ, बैंक में जाके मैं क्या करती हूँ, मेरे पास $1 लाख है, मेरे पास कितना है, $1 लाख। मैं बैंक वाले को बोलती हूँ ये डॉलर दो और मुझे इंडियन रुपीज दे दो, क्या वो पूरे पूरे इंडियन रुपीज देगा या कुछ तो चार्जेस लेगा ना मुझसे? तो ये कन्वर्जन ऑफ मनी हो गया, ये क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ मनी। और इस कन्वर्जन ऑफ मनी में एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में चेंज हुआ, डॉलर से रुपये हो गया, हो सकता है डॉलर से यूरो हो जाए, यूरो से डॉलर हो जाए। तो एक करेंसी का एक डिनोमिनेशन जब दूसरे डिनोमिनेशन में चेंज होता है, और उसके लिए जरूरी है कुछ तो चार्ज करो, बिना कंसिडरेशन के बात नहीं बनेगी, कुछ तो एडिशनल चार्ज करो। अगर कुछ भी एडिशनल चार्ज होता है, दैट मीन्स उसे सर्विस कहेंगे, कि तुमने कुछ ना कुछ सर्विस दी है। अब इसका नटशेल निकाल ले अपन पहले, फिर लिखना चालू करेंगे। तो मैं बोल रही हूँ सबसे पहले यार, गुड्स की डेफिनेशन के पास गए, गुड्स बोलती मैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी लूंगी। फिर गुड्स बोलती मनी भी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए, मतलब गुड कहता है मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स नहीं है। डन बात। सर्विस के पास गए, तो सर्विस भी क्या बोल रहा है, मनी एंड सिक्योरिटी इज नॉट गुड। मैं शेयर्स खरीदती हूँ ना, तो वो शेयर्स खरीदना इज नॉट माई गुड, इट इज नॉट माई सर्विस, उस पर मुझे जीएसटी नहीं लगता। बट मैं किसी ब्रोकर के पास जाऊंगी, उसको बोलूंगी ना बताओ ना कौन से शेयर्स खरीदने, वो मुझे सर्विस दे रहा है। तो शेयर्स खरीदने के लिए जो अरेंजमेंट करवा रहा है, वो अरेंजमेंट इज अ सर्विस। वैसे ही मनी, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे देती हूँ और बोलूंगी रख लो, कुछ नहीं चाहिए, तो ये मियर ट्रांजेक्शन ऑफ मनी है, मैंने कुछ अर्न ही नहीं किया उसमें तुमसे। जब अर्न नहीं करूंगी तो जीएसटी किस बात का दूंगी? लेकिन मैं बोल रही हूँ 10 लाख तुमको दे रही हूँ यूज करने के लिए, 1% इंटरेस्ट लेती रहूंगी, तो एम आई चार्जिंग समथिंग एडिशनल? कुछ तो एडिशनल चार्ज किया मैंने, और जो एडिशनल चार्ज किया वो मेरी कमाई है, जो मैं सप्लाई कर रही हूँ उसकी वैल्यू है वो। मैंने तुम्हें एक सर्विस दी कि ये लो मेरा पैसा यूज करो, सर्विस के लिए मैं वैल्यू चार्ज कर रही हूँ कुछ ना कुछ, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे जीएसटी लगता है। आई ये बात समझ में? पॉइंट क्लियर हुआ? मैम ऐसा भी हो सकता है, वही डॉलर से रुपी जा रहे हो, डॉलर से यूरो जा रहे हो, डॉलर से दिरहम जा रहे हो, उसके लिए बैंक के पास जाओगे या किसी डीलर के पास जाओगे, वो भी तो कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। तो वो जो चार्ज कर रहा है वो क्या है, सर्विस है उसकी, और उस सर्विस के लिए जो वो चार्ज कर रहा है उस पर जीएसटी लगता है। डन? इतनी बात समझ में आ गई? मैं अभी ना इनिशियली बहुत रिपीट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता तुमको कितनी जल्दी क्रैक होगी चीजें, क्योंकि तुम्हारे लिए जीएसटी 0 पे है और मेरे लिए जीएसटी सब कुछ पता है मुझे। तो नहीं आए तो अभी रोक के समझना, क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन ग्रिप में आ गई ना, तो जीएसटी बहुत हद तक ग्रिप में है। तो एक एक वर्ड पे तुम रोक सकते हो, पूछ सकते हो, लेकिन अभी संकोच मत करना कि इतनी सिंपल सी चीज मुझे समझ नहीं आ रही, मैं पूछूं या नहीं पूछूं। लाइव बैच का मतलब ही इसीलिए ये है कि तुम डायरेक्टली पूछ सकते हो। अभी तक ओके? कि मनी एंड सिक्योरिटी का यूज हुआ या कन्वर्जन हुआ, एडिशनल कंसिडरेशन हुआ, बस यही चाहिए था हमको। लिख लें अब इसको? ठीक है, चलो। मनी is neither goods nor service. That means mere transaction of money is outside the scope of GST. However, if additional consideration is charged, मैम थोड़ा स्लो लिख रही हो। तुम देख सकते हो इस पे, मैं उधर डबल बोलूंगी ना तो वो डबल लिखना चालू हो जाएगा।
for use of money, in that case GST is levied as it is supply of service. Similarly, if denomination of money changes from one to another and any additional consideration is charged, it is supply of service and GST is levied. डन। क्लास के बाद ये बोर्ड नोट्स तुमको मिल जाया करेंगे, कुछ छूट जाता है तो इससे देख के भी कवर अप कर सकते हो। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट मेरा अभी क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू माय सर्विस। डन। सर्विस की डेफिनेशन पूरी खत्म हो गई। अब मैंने कल तुम्हें एक चीज और सिखाई थी, और वो चीज क्या थी, भले ही गुड्स की डेफिनेशन में कोई चीज कवर हो गई, लेकिन अगर शेड्यूल 3 भी उसको कवर करता है तो इट विल बी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। भले ही सर्विस की डेफिनेशन में कोई चीज कवर हो गई, लेकिन अगर शेड्यूल 3 भी उसको कवर करता है तो फिर क्या कहोगे, इट विल बी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। यही पढ़ा था कल अपन ने, यही चीज समझी थी। अब ना ये दो चीजें हैं, यहाँ पे ना दो तरह के लिंकेज है, जो एक किसके ऊपर है, सर्विस की डेफिनेशन का लिंकेज है, और एक लिंक है मेरी गुड्स की डेफिनेशन का। मैंने इसे यहाँ क्यों लिखा है, आईसीआई की बुक में साथ में नहीं लिखा, बट हमें ये साथ में ही पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये मिक्स होके आता है, वहां पे इंडिविजुअली कुछ नहीं होता। तो अब जो कल हमने पढ़ा था उस पे पूरा फोकस करना। अगर तुम्हें कल की चीज याद है तो ये जल्दी समझ में आएगा। कल मैंने ना तुमको एक बात बताई थी, क्या बोला था कि गुड्स की डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। गुड्स की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या लिखा था, अच्छे से गौर से देखते हैं गुड्स की डेफिनेशन को। गुड्स की डेफिनेशन कहती है हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है। डन। फिर हमको लगा मैम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, तो हमें लगने ही लगा था इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सर्विस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है ना मैम, गुड्स को छोड़ के सारी चीजें सर्विस बनती हैं। तो गुड्स मतलब मैम मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, इसका मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप छोड़ दोगे तो सारी चीजें सर्विस बन जाएगी, ऐसा हमें लगने लगा था। लेकिन फिर हमको एक चीज याद दिलाई गई कि अभी आगे हम पढ़ेंगे शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 का मतलब है कुछ चीजें ऐसी है शेड्यूल 3 में जो बोलेगी ना तो ये गुड्स है ना तो ये सर्विस, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो कोई चीज भले ही गुड्स की डेफिनेशन में है, तुम बोलोगे भी कि ये गुड्स है, बट खुद शेड्यूल नंबर 3 उसको कवर करेगा और बोलेगा इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। इतना तक याद है तुमको, आगे बढ़ जाओ। अब इसी के रिस्पेक्ट में हमने ना एक लिंकेज बोल तो दी थी मैंने, लेकिन अब उसको समझाने का टाइम आ गया। लिंकेज क्या थी, वो कहता है देखो, आपने मैम क्या समझाया था कि गुड्स की डेफिनेशन में तो किसी भी हालत में इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आने वाली, वो आएगी कहाँ पे, सर्विस की डेफिनेशन में आएगी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इतना याद है, ठीक। अब ये तो सर्विस की डेफिनेशन में मेरी क्या आएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे जब आप बोल रहे हो ना सर्विस की डेफिनेशन इंक्लूड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे सप्लाई ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी।
यहाँ मैं लिख रही हूँ सप्लाई ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स कहता है, गुड्स सिंपली बात बोलता है कि सारी मूवेबल प्रॉपर्टी हमारी गुड्स है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है हमारी सर्विसेज। अब जब मैं फिर से ना यहाँ पे सप्लाई की बात करती हूँ, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और मैं बोल रही हूँ सप्लाई ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस है। लेकिन उसने बोला रुको, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ कहाँ पे, शेड्यूल 3 पे। शेड्यूल 3 कहता है कि अगर आप लैंड को सेल करोगे, अगर आप बिल्डिंग को सेल करोगे, तो ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि शेड्यूल नंबर 3 ने कवर किया है। शेड्यूल नंबर 3 होता है नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ना तो ये गुड्स है ना तो ये सर्विस है। उसने स्पेसिफिकली एक नेगेटिव लिस्ट बनाई है। तो मैं तुमको चीज बताती हूँ, मेरी जो सप्लाई की डेफिनेशन है ना वो बटी हुई है। उसमें ना 3 शेड्यूल है, एक शेड्यूल 1 है, एक शेड्यूल 2 है, और एक शेड्यूल 3 है। मैं डायरेक्टली तुम्हें शेड्यूल 3 की बात बताती हूँ। शेड्यूल 3 एक नेगेटिव लिस्ट है, कि भले ही तुम बोलोगे गुड्स है, भले ही तुम बोलोगे सर्विस है, शेड्यूल 3 ने कुछ 7 अलग अलग पॉइंटर्स लिए हुए हैं, और वो कहता है ये 7 पॉइंट के बेसिस पे जो जो 7 पॉइंट है, ना तो ये गुड्स है ना ये सर्विस है, भले ही ये डेफिनेशन कंप्लाई भी कर जाए तो भी नहीं होंगे गुड्स और सर्विस। तो मेरे को जैसे ही समझ में आया ना कि सर्विस की डेफिनेशन इंक्लूड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, और मैंने एक वर्ड लिखा सप्लाई ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सप्लाई ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस है, लेकिन उस सप्लाई में अगर आप सेल करते हो तो सेल इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि सप्लाई बहुत वाइड है। अब मैं सप्लाई की डेफिनेशन पे जाके बताती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ कि सिर्फ सेल को कवर किया, इसने बाकी चीजों को कवर नहीं किया। क्योंकि ट्रांजैक्शन रेंट का भी होता है, ट्रांजैक्शन बार्टर भी होता है, ट्रांजैक्शन एक्सचेंज भी होता है, ट्रांजैक्शन लीज भी होता है। ये सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि शेड्यूल 3 बोलता है सेल इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब आप रेंट पे दे दो अपनी प्रॉपर्टी, लीज पे दे दो अपनी प्रॉपर्टी, एक्सचेंज कर लो अपनी प्रॉपर्टी, बार्टर पे दे दो अपनी प्रॉपर्टी, वो सब कवर है सर्विस की डेफिनेशन में। बस क्या कवर नहीं है, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग कवर नहीं है। अब इसको पढ़ते हैं अपन जाके डेफिनेशन पे कि क्या सच में ऐसा ही समझ में आ रहा है कि अपने को। देखो, अब मैं फिर से डेफिनेशन पे जाऊं, सप्लाई की डेफिनेशन पे। ये रही सप्लाई की डेफिनेशन। इसमें क्या लिखा था शुरू में, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। और ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई क्या है, सेल भी एक सप्लाई है, ट्रांसफर करना भी सप्लाई है, बार्टर करना सप्लाई है, एक्सचेंज करना सप्लाई है, लाइसेंस देना सप्लाई है, रेंट पे देना सप्लाई है। इतनी सारी चीजें सप्लाई है। आप डिस्पोज भी कर दोगे किसी चीज को, भंगार में बेच भी दोगे किसी चीज को, सब कुछ सप्लाई। इन्होंने हर तरह की चीज को बना दिया सप्लाई, क्योंकि लोग लूप होल यूज करेंगे, बोलेंगे ये तो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं है इस तरह का ट्रांजैक्शन, तो जीएसटी कैसे लगाओगे। तो उन्होंने बोला किसी भी तरह का सप्लाई करो, सारे सप्लाई इंक्लूड कर लिए हमने। और इसीलिए जब सर्विस की डेफिनेशन पे आए तो उन्होंने बोला देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी के सारे सप्लाई तुम्हारे सर्विस हैं, लेकिन कौन सी चीज सर्विस नहीं है, अगर तुम सेल ऑफ लैंड करते हो या सेल ऑफ बिल्डिंग करते हो। समझ में आई ये बात, आर यू गेटिंग द लिंकेज, कि वो वर्ड कहाँ था, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई पे छुपा था, जिसके कारण मैंने कल बोला था ना, अगर तुम गलती से शेड्यूल 3 में लिख के आओगे ना क्या, वर्ड सप्लाई, कि शेड्यूल 3 में लिख दिया तुमने सप्लाई ऑफ लैंड, सप्लाई ऑफ बिल्डिंग इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई सर्विस, 0 नंबर आएंगे। क्योंकि सप्लाई खुद अपने आप में कितनी चीजें लेता है, बार्टर, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, सेल, डिस्पोज, सब कुछ है सप्लाई। और उसमें से एक तिनका है सेल। अंडरस्टूड, डन। तो ये हुई हमारी पहली लिंकेज। अब इसमें मैं आगे जाने में थोड़ा सा डर रही हूँ। क्यों, क्योंकि देखो, मेरे पास ना एक्चुअल में एक बिल्डिंग है, बनी हुई घर है, घर मेरा बना हुआ है। मैंने क्या किया, रितिका को बोला ये घर तुमको पसंद आ रहा है, उसने बोला हाँ मैम मेरे को पसंद आ रहा है। मैंने कहा रितिका ये घर तुम खरीद लो। क्या मैंने बना के दिया उसको, ये हो गया ना सेल ऑफ बिल्डिंग। डायरेक्ट बिल्डिंग सेल कर दी, फ्लैट सेल कर दिया, या फिर मेरे पास इधर एक प्लॉट है, रितिका ही मैम मेरे को पसंद आ रहा है, ले लो। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग। क्या मैंने कुछ मेहनत की उस पर, नहीं। अब मैं आती हूँ दूसरी चीज पे, मेरे को फ्लैट खरीदना है,
ठीक है। अब फ्लैट तो खरीदना है लेकिन मेरे को पोजीशन अभी नहीं चाहिए, मेरे को 2-3 साल बाद चलेगा। तो मैं कहीं गई बिल्डर के पास, वो भी प्लान ही बना रहा है, अलॉटमेंट ही हो रहा है, अभी प्लान बन रहा है, थोड़ा बहुत बनना चालू है फ्लैट। ठीक है। मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा ये फ्रंट वाला जो है ना, ये बालकनी वाला, ये मुझे चाहिए। मैंने बुकिंग कर दी। मैंने बुकिंग का 25% दिया, अभी ज्यादा दिया क्या पैसा, जब फ्लैट बना ही नहीं तो मैं पूरा पैसा क्यों दूंगी। मैंने उसको 25% दे दी। अब क्या वो तुम बोल सकते हो सेल ऑफ लैंड हुआ मुझे? क्या वो सेल ऑफ बिल्डिंग हुई मुझे? वो भी नहीं हुआ। ना वो सेल ऑफ लैंड है, ना वो सेल ऑफ बिल्डिंग है, लेकिन अब वो फ्लैट तो मेरा है। जब बनेगा वो मेरे लिए ही बनेगा। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? जब भी वो फ्लैट बनेगा, अब वो मेरे लिए बनेगा। अब वो मेरे लिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नाउ इट इज कंस्ट्रक्शन सर्विस फॉर मी। अब वो सेल ऑफ लैंड भी नहीं है, सेल ऑफ बिल्डिंग भी नहीं है, क्योंकि तुमने क्या किया, उसको बनने से पहले थोड़ा सा भी अगर पैसा दे दिया तो क्या होगा, तुम्हारे पास एक ओनरशिप आ गई उसकी। जबकि वो ना बिल्डिंग थी ना वो लैंड था, कुछ भी नहीं था, बीच का ही चल रहा था, अभी तो कंस्ट्रक्शन ही हो रहा था उसके अंदर। अब वो भाई साहब जो कंस्ट्रक्शन करने वाले, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे अकॉर्डिंग उस फ्लैट को बना के देंगे। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा सर्विस है। इसीलिए शेड्यूल 3 क्या बोलता है, सिर्फ सेल ऑफ लैंड सेल ऑफ बिल्डिंग को हटा दो, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हो, वो तो सर्विस ही है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस। अंडरस्टूड? आई ये बात समझ में? डन। अब इसको मैं पढ़ाऊं कि ये कैसे कहाँ लिखा है। इसको मैं ना शेड्यूल 2 में और डिटेल में कवर करूंगी। अभी के लिए हमारा जितना अभी चल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा उसको धीमी गति से ही चलाते हैं। ठीक है। देखो अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पे क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है सिंपल सी बात, सेल ऑफ लैंड सेल ऑफ बिल्डिंग। मैंने अभी इसको हटाया, सेल ऑफ लैंड सेल ऑफ बिल्डिंग शेड्यूल 3 में कवर है। लेकिन बोल रहा है सब्जेक्ट टू कुछ, तो अभी मैंने बोला ना शेड्यूल 2 में तुम्हारे लिए ये डिटेल में कवरेज आएगा इसका। तो बोलता है अगर किसी भी तरह तुमने क्या किया, कंसिडरेशन पहले पे कर दिया, चाहे थोड़ा या फिर पूरा कंसिडरेशन अगर तुम पहले पे कर देते हो, तो फिर ये शेड्यूल 3 के कवरेज में नहीं आता है। फिर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये एक्चुअल सर्विस होगी, और जो लोग कंस्ट्रक्शन की सर्विस प्रोवाइड करके देते हैं उस पे जीएसटी लगता है। तो सूखा सूखा सेल ऑफ लैंड सेल ऑफ बिल्डिंग होगा तब शेड्यूल 3 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैं चाह के भी ना इसके इंटरप्रिटेशन को वर्ड बाय वर्ड नहीं चल सकती अभी, क्योंकि यहाँ मुझे शेड्यूल 2 रेफर करना पड़ जाएगा जो अभी सही नहीं है अपनी। बट आर यू गेटिंग द क्रक्स? क्रक्स समझ में आ गया इसका पूरे का? तो यहाँ पे लिखे अपन, लिखो चलो। इफ देयर इज होल सोल सेल ऑफ लैंड सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, इन सच a केस it is covered in schedule 3. However, if even a single rupee given before construction or occupation, अभी ये ऑक्यूपेशन का मीनिंग मैंने समझा नहीं, बट यू हैव टू राइट कंप्लीट लिखने के लिए। और ऑक्यूपेशन, इन सच a केस it leads to construction service, and therefore it is service related to immovable property. In this case, GST will be levied and it is not covered under Schedule 3.
यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले। अनम्यूट करो। मैं मेरा 3 डाउट है, अभी पूछे या लास्ट में पूछेंगे? अगर बहुत सारे हैं तो थोड़ा लास्ट में पूछो, और हाँ, छोटे छोटे हैं तो अभी पूछ लो। हम छोटा या बड़ा? एक तो वो तो मैं एक डिसाइड करूंगी। बाद में पूछता हूँ तो। चलेगा, ठीक। बट लिख के रखना, हाँ हाँ, ठीक। स्किप नहीं हो। बाकी किसी को है? लिख लिया कि नहीं लिखा? रितिका लिखा? एक तो तुम लोग म्यूट पे, मुझे क्या समझते हो, डमशराज खेलना इतना भी नहीं आता मुझे। चलो लिखो जल्दी। एंड आई विल बी एनीवेज प्रोवाइडिंग दिस बोर्ड नोट डेली, तो कुछ छूटता लिख है तो लिखते जाना है। लिख ले मैम। चलो, अब ये वाली चीज कहाँ पे काम में आएगी तुमको? ये वाली चीज काम में आएगी जब वो पूछेंगे ना, बताओ ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि बताओ ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, इस पे जीएसटी लगेगा या इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो तुमको पहले सोचना पड़ेगा कि ये जो हम देख रहे हैं, अगर ये शेड्यूल 3 में कवर हो गया है तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, तुमको रीजन लिखने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? तुमसे पूछा जाएगा इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा या लगेगा तो रीजन दो। तो मेरा रीजन करेक्ट होना चाहिए, और वो करेक्ट रीजन के लिए हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी चीजें कि वो गुड्स नहीं बन पा रही है इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा, सर्विस नहीं बन पा रही है इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा, या फिर गुड्स है या फिर सर्विस है बट वो शेड्यूल 3 में कवर्ड है इसलिए जीएसटी नहीं लग रहा है। ये भी हो सकता है कि वो सप्लाई है, गुड्स है, सब कुछ है, शेड्यूल 3 में कवर नहीं पर मेगा एग्जेम्पशन में कवर है, हो सकता है इसलिए भी जीएसटी नहीं लग रहा। तो यू हैव टू पुट करेक्ट रीजन कि जीएसटी क्यों नहीं लगेगा। डन। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आया कि इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये फाइनल लेवल पे बहुत डिटेल है, और उसकी डिटेल वहां पे ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 वहां जो आता है ना 14 नंबर का, वो बहुत डिटेल में आता है। बट तुम्हारे लिए इतना डिटेल भी मोर देन सफिशिएंट। अब इसको हम कहाँ कवर करेंगे? इसको हम कवर करेंगे अच्छे से जब शेड्यूल 2 पढ़ना चालू हो जाएगा, ये फिर से आएगा। ठीक है। अब एक चीज मैंने बताई शेड्यूल नंबर 3 की, एक और चीज है जो शेड्यूल नंबर 3 से लिंक करती है, और ये है अमेंडमेंट बी। ठीक है। अब मैम आपने गुड्स की डेफिनेशन कराई थी, मैंने कहा हाँ भैया गुड्स की डेफिनेशन कराई थी, और गुड्स की डेफिनेशन में याद है उसने लिखा था इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम। गुड्स की डेफिनेशन जब हम कर रहे थे तो गुड्स की डेफिनेशन में क्या लिखा था? गुड्स इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम। गुड्स में क्या इंक्लूड होता है? एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड होते हैं। तो मैम मतलब क्या है? क्या बताया था आपने एक्शनेबल क्लेम? वो चेक दिखाया था तुमको, चेक, प्रॉमिसरी नोट, किसी भी चीज पे, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, जहां तुम क्लेम कर सको कि मुझे इतना रुपया मिलना चाहिए, आई कैन क्लेम। तो जहां पे आप क्लेम कर सकते हो उसी को तो बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। वो प्रॉमिसरी नोट हो सकते हैं, तुम्हारे बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं, वो तुम्हारा चेक हो सकता है, वो तुम्हारा लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कुछ भी हो सकता है। लॉटरी टिकट पे भी तो क्लेम करते हो ना जीत के कि इतना पैसा मिलना चाहिए, तो उसे बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। तो मैम इसमें तकलीफ क्या है, इतना फोकस किस बात का इस बात पे? इन्होंने क्या किया, स्पेक्यूलेशन तुम करो, स्पेक्यूलेशन में पैसा मिलता भी बहुत है, डूबता भी बहुत है। और स्पेक्यूलेशन अगर है तो गवर्नमेंट तुम्हें क्या लगता है छोड़ देगी जीएसटी? नहीं। तो ये क्या करना चाहते थे, क्योंकि ये एक्शनेबल क्लेम की जो डेफिनेशन है, इस एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में लॉटरी कवर होता है, जैसा मैं अभी बोल रही थी। एक्शनेबल क्लेम मतलब ये भी, ये भी, ये भी। तो उसमें मैंने बोला था ना, इट इंक्लूड्स लॉटरी, इट इंक्लूड्स बेटिंग, एंड इट इंक्लूड्स गैम्बलिंग। और तुम्हें क्या लगता है ये छोड़ देंगे इस पे जीएसटी? नहीं छोड़ने वाले। ये बोलते हैं चेक, चेक देना कोई गुनाह थोड़ी ना है, उस पे किस बात का जीएसटी? वो तो बस बता रहा है कि इससे 5 लाख लेना है, इससे 2 लाख लेना है, इससे 50,000 लेना है। चेक है वो तो एक्चुअल में मनी जैसा ही चल रहा है।
मनी का ये एक फॉर्म है, लेकिन ये कोई मनी का फॉर्म नहीं, ये तो तुम अपनी किस्मत के साथ खेल रहे हो। मिल गया तो अच्छी बात। तो बोलते यार हमको इस पे तो जीएसटी चाहिए, और इस पे जीएसटी चाहिए तो इसको या तो गुड्स बनाओ या सर्विस बनाओ, क्योंकि जीएसटी या तो गुड्स पे लगता है या सर्विस पे लगता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला एक्शनेबल क्लेम बनेंगे हमारे गुड्स। एक्शनेबल क्लेम हमारे क्या रहेंगे, गुड्स। अच्छी बात है। इसका मतलब मैम चेक के ऊपर भी जीएसटी लगता है, कभी सुना है तो चेक के ऊपर जीएसटी लगाते हुए? नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ मैम कि चेक पे जीएसटी नहीं लग रहा, बट आप बोल रहे लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे तो जीएसटी लगाएंगे? वो ऐसा हुआ जब शेड्यूल नंबर 3 में उन्होंने क्या लिखा, ये लिखते हैं शेड्यूल नंबर 3 का मतलब क्या है। फिर से बोलती हूँ, शेड्यूल नंबर 3 का मतलब है नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये क्या बात हुई मैम? शेड्यूल नंबर 3 सिंपल सी बात बोलता है, ना तो ये गुड्स है ना तो ये सर्विस है। तो इसकी डेफिनेशन में इनने इंक्लूड कर लिया एक्शनेबल क्लेम। एक सेकंड में कुछ समझ नहीं आ रहा। गुड्स की डेफिनेशन में भी बोला एक्शनेबल क्लेम इंक्लूडेड है, गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया एक्शनेबल क्लेम, तो उसको गुड्स बना दिया। अब नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस में भी इसने एक्शनेबल क्लेम क्यों इंक्लूड कर लिया? इधर इंक्लूड करके उधर एक्सक्लूड नहीं लगा है तुमको? तो फिर इंक्लूड किया ही क्यों गुड्स की डेफिनेशन में? यहाँ क्या लिखा है, अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। शेड्यूल 3 में सारे एक्शनेबल क्लेम इंक्लूडेड, बट शेड्यूल 3 में किसको बाहर कर दिया, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को बाहर कर दिया। कहना क्या चाहते हो, पहले तो गुड्स बना दिया सबको, आ जाओ सब गुड्स बन जाओ। जीएसटी लगाना किस पे था, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे। तो बाकी के सारे एक्शनेबल क्लेम को कहाँ लेके चले गए, शेड्यूल 3 के अंदर। और बोला किसको हम इंक्लूड नहीं करते, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को इंक्लूड नहीं करते। इसका मतलब लॉटरी की टिकट खरीदोगे जीएसटी लगेगा, बेटिंग करोगे जीएसटी लगेगा, गैम्बलिंग का पैसा जीतोगे जीएसटी लगेगा। अंडरस्टूड? तो इनका दिमाग कैसा चला, पहले तो इसको गुड्स बनाओ, तो गुड्स बनाने के लिए गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम लिखा, फिर लगाया सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम पे तो जीएसटी लगाना गलत बात है। तो इन्होंने बोला सारे एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में इंक्लूड होते, लेकिन क्या इंक्लूड नहीं हुआ, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। फिर इनको सोते सोते याद आया ये प्रीवियस अटेम्प्ट में कि कसिनो का क्या करें। गोवा में जाके जब कसिनो कसिनो करते हो वो भी तो गैम्बलिंग से कम कुछ है नहीं, वो तो पूरा ही गैम्बलिंग है। वर्च ये जो तुम्हारा वो चलता है, गेम्स चलते हैं ना, गेम्स में कॉइन वगैरह जीतते हो तुम, वो भी क्या है, गेम्स में जो कॉइन जीत रहे हो पैसा जीत रहे हो, ये भी तो तुम्हारा क्या है, कहीं ना कहीं सट्टेबाजी तो है, ये भी तो स्पेकुलेशन ही चल रहा है। तो फिर अमेंडमेंट आया, और अमेंडमेंट में इन्होंने 3 चीजें और जोड़ दी। पहले तो सिर्फ लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग ही था एक्शनेबल क्लेम में जो इंक्लूड एक्सक्लूड किया था शेड्यूल 3 से। फिर ये आए, इनके दिमाग की बत्ती जली, और इन्होंने और चीजें लेके आए। बोले देखो पहले तो था कि लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग ये शेड्यूल 3 में कवर नहीं होगा, बाकी सारे एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 के। अब बोलते कसीनो को भी हम शेड्यूल 3 में नहीं लेंगे, हॉर्स रेस से जो पैसा जीतते हो उसको भी शेड्यूल 3 में नहीं लेंगे, और ऑनलाइन गेम्स खेल खेल के जो भी पैसा जीत रहे हो ना वो भी शेड्यूल 3 में नहीं आएगा। इसका मतलब अब इन 6 चीजों के ऊपर लगेगी जीएसटी, और ये तुम खुद नोटिस करो, ये सब स्पेक्यूलेशन, इन शॉर्ट स्पेक्यूलेशन वाले हर पैसे के ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। अंडरस्टूड? आइए बात समझ में, लिखो, डिक्टेट कर रही हूँ। डेफिनेशन ऑफ गुड्स cover entire actionable claim. However, Schedule 3 specifically include all actionable claim but does not include
लॉटरी, कॉमा बेटिंग, कॉमा गैम्बलिंग, कॉमा कसिनो, कॉमा हॉर्स रेस, कॉमा ऑनलाइन गेमिंग। भाई हर एक ऑनलाइन गेमिंग की, पबजी वगैरह नहीं, जहाँ पैसा जीत पा रहे हो ना, उन ऑनलाइन गेमिंग की बात हो रही है, ठीक है। मनी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, इन अदर वर्ड्स ऑल फॉर्म ऑफ स्पेक्यूलेटिव इनकम कवर्ड फॉर चार्जिंग जीएसटी। जाला, खत्म। अभी क्या कवर हुआ? गुड्स की डेफिनेशन अब जाके खत्म हुई, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम का लिंक खत्म हुआ। सर्विस की डेफिनेशन अब जाके खत्म हुई, क्योंकि सर्विस की डेफिनेशन में भी लिंक है शेड्यूल 3 का, और वो कौन सा है? सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग। अंडरस्टूड? दो चीजें आ गई। डीप ब्रीदिंग, पता नहीं क्या ही पढ़ लिया इतना सारा। ऐसे इतने अलग ही टाइप के थके हुए लग रहे हो ना, कि मतलब 2 में ही अपना तो टाइम फिस हो गया। बट सप्लाई की डेफिनेशन में ही इतनी ज्यादा जितनी भी एनालिसिस है ना, वो सप्लाई की डेफिनेशन में ही है। उसके बाद थोड़ा सा सुकून मिलेगा तुमको जब मॉड्यूल नंबर 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। मैम पढ़ना तो पड़ेगा, आप कितना भी कंसोल कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पढ़ना ही पड़ेगा। आगे बढ़ो, पहले क्वेश्चन पूछ लूं, तुमको भी लगे कि कुछ तो भेजे में गुस्सा अपने, ठीक है। चलो, मुझे कोई तो ये बताओ, वो सर्विस में कुछ लिंक थी ना कहीं पे शेड्यूल 3 से, वो किसके रिस्पेक्ट में थी? सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग। अगर मैं कंस्ट्रक्ट करके दे रही हूँ, मतलब पहले ही पैसा ले लिया और फिर कंस्ट्रक्ट करके दे रही हूँ, तब क्या वो शेड्यूल 3 में कवर होगा, हाँ या नहीं? नहीं। नहीं होगा, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि पूरा कंस्ट्रक्ट मैंने कर दिया, अब मैं तुमको बेच रही हूँ, तब वो होगा शेड्यूल 3 में कवर। यस। फिर वो याद नहीं आ रहा है, गुड्स के रिस्पेक्ट में भी शेड्यूल 3 का कुछ तो लिंक है, क्या है? हाँ, एक्शन। एक्शनेबल क्लेम। अब तुम लोग वो 6 चीजें बोलो, एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में तो आएगा, लेकिन वो 6 चीजें हैं जो इसको नहीं लेना है शेड्यूल 3 में, ताकि हम जीएसटी लगा पाए, वो कौन कौन सी है? लॉटरी, गैम्बलिंग, कसिनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग, और बेटिंग। और हॉर्स रेस। हॉर्स रेस, ठीक है। डन। बढ़ जाए आगे, मतलब है, अभी हम जाग रहे हैं, हमारा दिमाग भी जाग रहा है। चलो, अब नेक्स्ट पे पहुंचे, कोई डाउट है? चलो, अब फिर से आती हूँ मैं डेफिनेशन ऑफ सप्लाई के ऊपर। अभी तुम्हें रियलाइज होना चाहिए ये बात कि हम क्लॉज ए से आगे नहीं बढ़े अब तक, अभी हम क्लॉज ए पे ही हैं। क्लॉज ए बोलता है कि सप्लाई में इंक्लूड करो हर तरह की सप्लाई को, चाहे वो सेल का हो, ट्रांसफर का हो, बार्टर का हो, एक्सचेंज का हो, किसी भी तरह का सप्लाई हो, एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई। तभी तो इंक्लूड लिखा है, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक में बैठ जाए वो सप्लाई है। बस वो होना चाहिए सप्लाई गुड्स का, वो होना चाहिए सप्लाई सर्विस का। अब आगे वर्ड लिखा है, नया फोकस करो। अब ये जो सप्लाई है, चाहे तुम ये सप्लाई कर चुके हो या फिर तुमने अग्री किया है कि तुम सप्लाई करोगे, इससे क्या होता है? मेड और अग्रीड टू बी मेड, आइदर द सप्लाई हैज बीन मेड और द सप्लाई हैज बीन अग्रीड टू बी मेड। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैंने बेच दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, मेरा सामान बेच दिया, पैसे ले लिया, मेड। बट अभी क्या हो रहा है, तुमने मुझे फीस दे दी, मैंने अभी सर्विस दी नहीं है, मैंने सिर्फ अग्री किया है कि मैं सर्विस दूंगी, तो एडवांस भी ले लिया है ना।
तो भी ये सप्लाई है। एडवांस नहीं है, बाद में सारी चीजें हो रही है, तो भी ये सप्लाई। तो एक डेफिनेशन का हर वर्ड कुछ ना कुछ बोलता है तुमसे। तो चाहे तुमने ये किसी भी तरह का सप्लाई किया हो, गुड्स और सर्विस का, पहले कर चुके हो या फिर एडवांस ले चुके हो, भाई तुम जो भी करो, सब सप्लाई है। बस ये होना किस चीज के लिए चाहिए? कंसिडरेशन। दान धर्म नहीं चलेगा, दान धर्म कुछ कमाया ही नहीं, तो फिर किस बात का जीएसटी? तो चाहे तुमने किसी भी फॉर्म का सप्लाई किया, गुड्स का किया हो या सर्विस का किया हो, दे चुके हो या फिर अग्री किया है, एडवांस लिया है, ये सब बिजनेस में होना चाहिए और ये कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। ये सब होना चाहिए बिजनेस में, और ये सब होना चाहिए कंसिडरेशन के लिए। अपना सपना मनी मनी इसके लिए होना चाहिए। तो कैन आई से देर आर 5 एलिमेंट्स? जीएसटी में 5 एलिमेंट होते हैं। अगर ये 5 एलिमेंट आते हैं तो तुम बोलोगे कि सप्लाई है। अगर ये 5 में से एक भी चीज गायब होगी तो हम बोलेंगे कि ये सप्लाई नहीं है। तो मैं वो पहले क्या करती हूँ, वो 5 एलिमेंट्स को लिखती हूँ, ताकि हम कंसिडरेशन की डेफिनेशन को भी अच्छे से समझ पाए, बिजनेस की डेफिनेशन को भी समझेंगे, और अब पर्सन भी समझ लें। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई के कुछ कुछ एलिमेंट्स है, वो क्या है लिख लेते हैं पहले। सप्लाई या तो गुड्स का होना चाहिए या फिर सप्लाई होना चाहिए सर्विस का। एक ये एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए बॉस, क्योंकि गुड्स नहीं हुआ या सर्विस नहीं हुआ तो जीएसटी भूल जाओ तुम। सेकेंड, ये जो एलिमेंट है, चाहे तुम गुड्स लो सर्विस लो जो भी कर रहे हो, इट मस्ट बी फॉर अ कंसिडरेशन। पैसा होना चाहिए इसमें इन्वॉल्व। ठीक है, तो गुड्स चाहिए या सर्विस चाहिए, और ये कंसिडरेशन के लिए ही चाहिए। ठीक है। थर्ड, ये होना चाहिए इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये तुम्हारे बिजनेस के लिए ही होना चाहिए, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए काम। इट मस्ट बी फॉर बिजनेस। फोर्थ, इट मस्ट बी डन बाय पर्सन। इट मस्ट बी वॉट डन बाय अ पर्सन। अब ये पर्सन का मतलब तुम पर्सन मैं पर्सन नहीं है, पर्सन की अलग डेफिनेशन है, वो पर्सन है। तो इंडिविजुअल इज नॉट इक्वल टू पर्सन हेयर। तो ये एलिमेंट्स चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और ये भी चाहिए। इसके बीच में मैं बोलूं एंड लगा दो, प्लस का मतलब होता है एंड। एंड 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 एंड, तो प्लस का मतलब क्या हो गया? एंड। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? इन सब को मिलके हम बोलते हैं सप्लाई। ये हम सीख रहे हैं क्लॉज ए में। ये चीज हमने कहाँ पे सीखी अभी? क्लॉज ए में, कि अगर ये सारी चीजें होंगी तब जाके सप्लाई बनेगी। इतनी बात समझ में आई? अब मैं बोल, तुम नॉर्मल क्या बोलोगे? कंसिडरेशन मतलब क्या? पैसा। ये समझ लिया गुड्स, ये समझ लिया सर्विस क्या है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि कंसिडरेशन क्या है। तो तुम भी क्या बोलोगे? कंसिडरेशन मतलब पैसा। मैं भी क्या बोलूंगी? कंसिडरेशन मतलब पैसा। तुम्हारी नजर में भी कंसिडरेशन मतलब क्या? पैसे के लिए तो बिजनेस करते हैं। बट मैं थोड़ा सा अगर डिटेल में जाऊं तो मैं तुमको बोलूंगी कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं हो सकता। कंसिडरेशन में क्या आएगा? मनी, नॉन मॉनेटरी आइटम, मे बी पेड बाय रिसिपिएंट, मे बी पेड बाय अदर देन रिसिपिएंट। अब इन चीजों को समझते हैं अपन। देखो भाई, तुम मुझसे क्लासेस पढ़ने हैं, मैंने तुमसे क्या चार्ज किया? कंसिडरेशन, मनी। डन। तो कंसिडरेशन तुम मुझे मनी के फॉर्म में भी दे सकते हो। अब क्या हुआ? मुझे पता चला, किसके बारे में बोलूं? संजीव जी के बारे में मुझे पता चला। सपोज करो कि इनकी कुछ आर्किटेक्ट का, इनका क्या है, पूरा ऑफिस है, इनके पास क्या है, आर्किटेक्ट का ऑफिस है। ये बहुत अच्छे मैप वगैरह सब बनाते हैं, और मुझे अभी एक घर बनवाना है मेरे लिए। तो ये मुझे बोले मैम मुझे आपसे जीएसटी पढ़ना है। मैंने बोला मुझे मैप बनवाना है।
तो मैंने बोला आप मुझे फीस दोगे फिर मैं आपको फीस दूंगी, इससे अच्छा आप मुझे क्या दे दो, मुझे पैसा मत दो, मुझे क्या मत दो, पैसा मत दो, मुझे नॉन मॉनिटरी आइटम क्या चाहिए, उनकी सर्विस, वो मैप बना के दे दो ना। बात तो वही पड़ी ना, करते ना अपन कितनी बार, यार तू मेरे को ये बुक देगा, मैं तेरे को ये पैसे दूंगी, तेरे को मेरा ये चाहिए। हम नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन भी तो ले सकते हैं ना। तो कंसिडरेशन मनी भी हो सकता है, कंसिडरेशन अदर देन मनी भी हो सकता है। क्या यहाँ तक ओके ओके हो गया सब? मैम कंसिडरेशन पेड बाय रिसिपिएंट मतलब जो सर्विस रिसीव कर रहा है। तुम अभी के देखो, मैंने सपोज करो मैंने वाईफाई लगवाया, वाईफाई इज अ सर्विस ना फॉर मी, वाईफाई लगवाना मेरे लिए सर्विस है, मैं उसको पैसे दे रही हूँ, तो हु इज द रिसिपिएंट ऑफ दैट सर्विस? मी। और मैंने ही पैसे दिए, तो मैंने पैसे दिए, और पैसे रिसिपिएंट ऑफ सर्विस भी दे सकता है। अब तुम्हारे केस की बात करते हैं, तुमको मुझसे क्लास पढ़नी है, हाँ जी पढ़नी है, लेकिन कंसिडरेशन जरूरी है तुम पे करोगे? कंसिडरेशन पेरेंट्स पे कर सकते हैं, तो तुम्हारे केस में थर्ड पार्टी ने पे नहीं कर दिया, तो कंसिडरेशन तुम भी पे कर सकते हो। कंसिडरेशन जो सर्विस रिसीव नहीं कर रहा, मम्मी पापा यहाँ बैठ के जीएसटी नहीं पढ़ रहे पर तुम पढ़ रहे हो, पर पैसा किसने दिया? उन्होंने दिया, तो कंसिडरेशन तुम पे कर सकते हो, कोई और पे कर सकता है, कैश में पे हो सकता है, अदर देन कैश में भी पे हो सकता है। क्या ये बातें समझ में आ गई? सिंपल सिंपल, डन। यस मैम। अब ये जियो की एक चीज बता रही हूँ जो हुई थी। क्या हुआ था, देखो, कंसिडरेशन से तुम अंदर ही अंदर क्या समझ रहे हो? जो कमा रहे हो, अंदर से समझ में आ रहा है, बिजनेस में जो कमा रहे हो कंसिडरेशन, वो किसी और को देना नहीं है, मुझे वापस उसी इंसान को वापस नहीं करना है। तुम आज मुझसे पढ़ के जाओगे तो मैं तुम्हें फीस वापस नहीं करूंगी, वो मैंने कमा लिया, मुझे पता है अब मेरा हो गया, वही हुआ ना कंसिडरेशन। लेकिन अगर मैंने बोला, देखो, मेरा सपोज करो किस चीज का काम है, मेरा, मैं ज्वेलरी जो वगैरह जो रहती है ना, मैं तुम्हारी संभाल के सेफ कस्टडी में रख सकती हूँ, ऐसा मैं क्या करती हूँ, मैं सर्विस देती हूँ कि सेफ कस्टडी में हमारी ज्वेलरी वगैरह क्या है, मैं लॉकर की सर्विस देती हूँ, ऐसा बोल देते हैं, लॉकर सर्विस मैं दे रही हूँ। अब मैंने उसको बोला देखो तुम्हें लॉकर की सर्विस तो मिलेगी, लेकिन साथ में तुम्हें कुछ ना कुछ मेरे साथ डिपॉजिट भी करना होगा, तुम मुझे 10,000 डिपॉजिट करके जाओ। जिस दिन तुम क्या करोगे, मेरा वो लॉकर मुझे वापस दोगे ना, मैं तुमको क्या दे रही हूँ, किराए पे लॉकर दे रही हूँ, तुम मुझे वापस मेरा लॉकर जिस दिन भी लाके दोगे, वापस ये 10,000 तुम्हें मैं वापस दे दूंगी, मुझे भी तो सिक्योरिटी चाहिए। चलो लॉकर को भी जाने दो, वो हम नहीं लेते, रेंट पे आजकल कपड़े चल रहे हैं, अच्छी अच्छी ब्राइडल ड्रेसेस ये सब क्या होती है, रेंट पे मिलती है ना, ज्वेलरी क्या मिलती है, रेंट पे मिलती है कि नहीं? वो क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी रख के जाओ, ऐसे थोड़ा ना दे देते तुमको। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो एक ज्वेलरी है वो 10 लाख रुपए की और तुमको एक दिन के रेंट पे चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, यार कम से कम मेरे पास 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए तुम क्या रख के जाओ, सिक्योरिटी रख के जाओ, कल को तुम नहीं आए तो जो वो कमा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो उसको वापस करना पड़ेगा, वो कंसिडरेशन कैसे हुआ? तो रीफंडेबल डिपॉजिट इज नॉट कंसिडरेशन। जो डिपॉजिट तुम्हें वापस करना पड़ेगा वो कंसिडरेशन नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? आई? तो मैं यहाँ पे लिखूं बात को क्या, कि जो रिफंडेबल डिपॉजिट होता है वो कंसिडरेशन नहीं है, रिफंडेबल डिपॉजिट इज नॉट कंसिडरेशन। भाई सिंपल सी बात है, जो पैसा मेरे पास से वापस जा रहा है वो मैंने कमाया ही कहाँ है, वो तो सिर्फ रखा हुआ है मेरे पास, तो वो कंसिडरेशन नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसके बाद कुछ बदलने वाला है, एनालिसिस आने वाला है, ठीक है? यहाँ पे आ जाते हैं, जो हमने पढ़ा उस चीज को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैम कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन मतलब पेमेंट इन मनी। कंसिडरेशन मतलब पेमेंट मनी में भी हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है, अदरवाइज मतलब नॉन मॉनिटरी। कंसिडरेशन रिसिपिएंट भी पे कर सकता है, कंसिडरेशन अदर पर्सन भी पे कर सकता है, बट कंसिडरेशन में डिपॉजिट जो है, अगर सिर्फ डिपॉजिट है तो कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट, जो तुमको वापस करना है वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। तो वही लिखा है, कंसिडरेशन डिपॉजिट को जब तुम कंसिडरेशन की तरह मान लोगे, सिर्फ तभी क्या होगा, ये डिपॉजिट तुम्हारे लिए कंसिडरेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। मैम ये कैसे होगा कि डिपॉजिट भी कभी कंसिडरेशन बन सकता है? मैंने क्या बोला, सपोज करो तुमको मेरा ये फोन चाहिए यूज करने के लिए,
मैंने तुमको दे दिया, ये लो। मैंने कहा 2,000 रुपये दे के जाओ, तुम मेरा फोन यूज करोगे, मुझे भी तो कुछ सेफ्टी चाहिए ना, तो 2,000 रुपये दे के जाओ। और तुमसे क्या हो गया, ये गिर गया, टूट गया। अब क्या हुआ, वो 2,000 मेरे हो गए, तो हो गया ना डिपॉजिट। नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू माय कंसिडरेशन। अब मैं मेरा हो गया, अब मैं तेरे को 2,000 रुपये दूंगी क्या, नहीं दूंगी। तो जब जब तुम्हारा डिपॉजिट कंसिडरेशन में कन्वर्ट हो जाए, तब बोल सकते हो कंसिडरेशन। लेकिन तुम सिंगल पीस वापस ले आए, अब मैं मेरे को जेब में से 2,000 रुपये निकाल के तुमको वापस देने ही पड़ेंगे, तो नाउ डिपॉजिट हैज नॉट बीन कन्वर्टेड इनटू कंसिडरेशन, तो अब ये कंसिडरेशन नहीं है। हम ये गहरी बात इतनी बार क्यों बोल रहे हो, क्योंकि या तो गुड्स भी चाहिए, सर्विस भी चाहिए, कोई एक तो चाहिए, और ये होना चाहिए कंसिडरेशन के लिए। मैंने जब तुमको रेंट पे कोई चीज दी, और मैंने सिर्फ बोला 10,000 रुपये दे, क्योंकि तुम घर की बात है यार, 10,000 बस तो सिक्योरिटी रख के जा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तेरे से, तो यहाँ तुम्हें कंसिडरेशन कहीं भी दिखाई दे रहा है, कुछ भी कंसिडरेशन नहीं है। तो दैट एलिमेंट कंसिडरेशन इज मिसिंग। और जब वो एलिमेंट मिस होता है तो सप्लाई कैसे बनेगा वो, क्योंकि सप्लाई के लिए सारे एलिमेंट्स चाहिए। आगे जाके मैं ही तुमको कुछ चेंज करवाऊंगी अभी, बट अभी के लिए ये समझो ये सारे एलिमेंट होंगे तो ही सप्लाई है, क्योंकि आगे जाके शेड्यूल 1 आएगा, शेड्यूल 2 में कुछ कुछ बातें लिखी है, बट अभी के लिए ये 5 एलिमेंट है तो सप्लाई है, ये 5 एलिमेंट नहीं है तो सप्लाई नहीं है। डन। लिखो, पांचों एलिमेंट बिना देखे एक बार बस लिख लो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अबे लिखना है, सुनने का नहीं बस। 5 एलिमेंट लिखो, कौन कौन से। डन। फिर वो कंसिडरेशन किन किन फॉर्म में आ सकता है, कौन दे सकता है, क्या नहीं आएगा कंसिडरेशन में, वो भी एक एक वर्ड लिखो। लिखा। अब जो अब मैं समझा रही हूँ, पहले मैं बोर्ड नहीं दिखा रही, मेरी बात को समझना एक चीज। मैम, कंसिडरेशन किसको रिसीव होता है, तुम बताओ मुझे, बेचने वाले को या खरीदने वाले को कंसिडरेशन कौन रिसीव करता है। बेचने वाला। कौन जिसको जीएसटी में सप्लायर बोलते हैं, तो कंसिडरेशन कौन रिसीव करता है, सप्लायर। इतनी बात समझ में आई। अगर ये सप्लायर को कंसिडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देता है, यही सप्लायर, सप्लायर को अगर कंसिडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देगी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, तो वो बोलते हैं कि इसे कंसिडरेशन मत कर, काउंट ही मत करो कि ये कंसिडरेशन। तो मैं फिर बोल रही हूँ, हु इज रिसीविंग द कंसिडरेशन, सप्लायर। बट इफ दिस कंसिडरेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी, ये कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही, उसको सब्सिडी दे रही कुछ तो बूस्ट करने के लिए, उस पे भी तुम जीएसटी लगा दोगे तो सामने वाले का बोलेगा नहीं कि मुझे क्या ही फर्क पड़ा, इधर से पैसा दिया, इधर से जीएसटी के नाम पे 18%, 10%, जो भी परसेंट थोड़ा बहुत तो तुमने वापस भी ले लिया मुझसे, बोलेगा ना सामने वाला। तो पहली चीज, कंसिडरेशन इज रिसीव बाय सप्लायर। व्हेन द कंसिडरेशन इज रिसीव बाय सप्लायर and it is given by central government, state government in form of subsidy, in form of subsidy, it does not count in consideration, वो consideration नहीं। ये बात समझ में आ गई तुमको अच्छे से।
अब जो मैं पूछ रही हूँ ना तुम बताना, कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी लगा सकते हो क्या? जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो जीएसटी ही नहीं लगेगा। अब मैं केस स्टडी दे रही हूँ, अब तुम लोग ही आंसर करना, क्योंकि तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमको समझ में आया। अब मैं पूछती हूँ, तुम बताते जाना। हम्म सबसे पहले ये मिस्टर एस है, ठीक है। मिस्टर एस ने गुड्स सेल किए, मिस्टर वाई। तो मिस्टर एस ने मिस्टर वाई को गुड्स सेल की। कितने की गुड्स है मैम? 10,000 रुपीज की गुड्स सेल की। अब इसमें है कैशबैक, कितने का? 1,000 रुपीज का कैशबैक। अब मुझे ये बताओ जीएसटी कितने पे लगाओ? ए 10,000, बी 9,000, सी 1,000, डी 11,000। 10,000। 9,000. रीजन भी देना 10,000 पड़ेगा। 10,000 10,000, फिर सोच लो। Ma'am, 9,000. 9,000। अब आने लगे ना आंसर। 9,000। किसी को चेंज करना है? मैम ये तो सब्सिडी नहीं है ना, ये तो कैशबैक है। आप समझो, मैंने तुम्हें 11,000। दो ये वर्ड्स बोले थे। ये सुनो, रिसीव कैशबैक मैम बायर को मिलेगा ना। एग्जैक्टली मैंने क्या बोला था, देखो, जब हम कंसिडरेशन की बात करते हैं, कंसिडरेशन किसके लिए होता है? सप्लायर के लिए। तो मुझे इसके एंगल से सोचना है। तो कंसिडरेशन किसके लिए होता है? सप्लायर के लिए। तो सप्लायर को कितना पैसा मिला? हम सप्लायर को तो 10,000 रुपये मिले, पहली चीज। कितना मिला? 10,000। और कैशबैक जो दे रहा है, ये जो क्या दे रहा है, ये कैशबैक दे रहा है। ये देने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, हम्म जिसको मिल रहा है वो सप्लायर भी नहीं है। तो बा- यहाँ पे तो अभी तो मुझे 10,000 पे ही क्या करना पड़ेगा? जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि कंसिडरेशन तब नहीं माना जाता है जब लेने वाला सप्लायर हो और देने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये बात आई समझ में? यस मैम। अब Ma'am, ये समझ केस नहीं 2, आया. एक और केस लेते हैं। अब हमारे घर में क्या हो गया, ये सिलेंडर हो गई खत्म, ठीक है। हमने किससे लिए सिलेंडर? सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। 1,000 रुपए इनको दिए और इन्होंने हमको दे दी फाइनली सब्सिडी 200 रुपए की। दी। तो हम हैं कौन? ये हम हैं। हमको सिलेंडर चाहिए थी, हमने उनको 1,000 रुपीज दे दिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने हमको 200 रुपए की सब्सिडी दे दी। अब बताओ जीएसटी कितने पे लगेगा? 1,000, एट 1 हंड्रेड 200 या 1,200? 1,000 1,000 सोचो, सब्सिडी है। मैम Ma'am, लेकिन 800। मिल गई सप्लायर। 800। सबका 800 पे। 1,000 है। 800 पे लगा। 800 है किसी का? यस मैम। 800। कृतिका का है 800। अब मेरी बात फिर सुनो, यहाँ पे इसका मतलब जहां जहां पे हम गलत बोल रहे हैं ना, उसका मतलब एप्लीकेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। भाई मैम देखो, सबसे पहले तो ये कोई सप्लायर नहीं है, ये बंदा सप्लायर नहीं है जिसको सब्सिडी मिली है। सब्सिडी मिलनी किसको चाहिए थी? सप्लायर को। ये बंदा खुद ही कौन है? एक रिसिपिएंट है। ये कौन है? रिसिपिएंट। तो मैम जो सब्सिडी है, सब्सिडी भी किसको मिलनी चाहिए थी? सप्लायर को मिलनी चाहिए थी। भले ही देने वाली गवर्नमेंट हुई तो क्या हुआ, बट लेने वाला सप्लायर नहीं है, लेने वाला रिसिपिएंट है। तो याद रखो, लेने वाला सप्लायर होना चाहिए और सब्सिडी देने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये दोनों चीजें अगर कंप्लाई होती है तब बोलोगे कि ये कंसिडरेशन नहीं है। बट मैम अगर लेने वाला इस केस में आपने ये बोला कि हमने डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से परचेज किया है हाँ और सब्सिडी भी वही दे रहा है। हाँ, तो सब्सिडी दे दे तो इसको
सब्सिडी दे तो इसको रहा है ना, रिसिपिएंट बट को। तो उसका जो कॉस्ट मतलब सेल प्राइस है वो उससे तो रिड्यूस होगा ना, मतलब या। डिस्काउंट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ। डिस्काउंट अभी हम आगे पढ़ेंगे। डिस्काउंट अलग चीज होती है। जब भी सब्सिडी मिलती है वो मिलती सप्लायर को। अच्छा, इसको मैं चेंज करती हूँ, अब ज्यादा थोड़ा सा समझ ऐसा। में आएगा। हम्म। देखो, ये रहे अभी भी हम जिनको सिलेंडर चाहिए, ठीक है, ये हम ही है जिसको सिलेंडर चाहिए। ये रहा सिलेंडर देने वाला, वो एचपी गैस वगैरह वाले होते हैं ना वो। गवर्नमेंट ने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बोला कि सुनना, जो 1,000 रुपए की गैस सिलेंडर है तो एक काम कर 800 रुपए में देना इन लोग को, हम तेरे को 200 रुपए दे देंगे। अब ये क्या हुआ, ये सब्सिडी मिल रही है सप्लायर को। तो अब जाके क्या होगा, ये 200 रुपए एज अ कंसिडरेशन इसके लिए काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ 800 रुपए पे ही क्या लगाएगा, जीएसटी। आया राइट। समझ में? राइट। तो दो चीजें होती है सब्सिडी के लिए, दो ही वर्ड ध्यान रखने हैं। सब्सिडी लेने वाला कौन, सप्लायर। सब्सिडी देने वाला कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। ये अगर दे रहे हैं, सप्लायर ले रहा है, तो ये कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनता। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सप्लायर को नहीं दे रही है तो भी जीएसटी बनेगा, मतलब पूरे पे। और अगर उल्टा हो गया, देने वाला कोई और है, लेने वाला भले ही सप्लायर है, तो भी क्या होगा, जीएसटी लगेगा। अब इसका एक और एग्जांपल बताऊं। अब सपोज करो मैं सप्लायर हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, सपोज करो रामचंद्र मेरे पास आया, बोला मैम देखो ये मेरी ना बुक्स है, आप सेल करो इसको। मैंने कहा ठीक है सेल कर दूंगी। बोले देखो मार्केट में आप क्या करो, 700 रुपए में ही इसको सेल करो। मैं बोलूंगी यार मेरे को तुम मुझे दे रहे हो 800 रुपए में, मार्केट में मैं 700 रुपए में क्यों दूं। तो बोले 100 रुपए का मैं आपको एड ऑन दे दूंगा। मैं क्या दे दूंगा, 100 रुपए मैं आपको एड ऑन दे दूंगा, उसकी चिंता मत करो, बस आप मार्केट में इसको 700 रुपए में लेके आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, लोग मुझे 700 रुपए देंगे, ये 100 रुपीज मुझे दे देंगे, मेरे को तो 800 रुपए मिल रहे हैं ना मेरे पूरे। बट हुआ क्या, रिसीव किया किसने, सप्लायर ने। पर इस बार सब्सिडी देने वाला गवर्नमेंट है क्या, अब सब्सिडी देने वाली गवर्नमेंट नहीं है, तो अब पूरे 800 रुपए पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि पूरा पूरा कंसिडरेशन है। इसी बात को तो समझाया था, कंसिडरेशन कोई भी पे कर सकता है, ये भी और कोई और भी। तो ये दोनों कंसिडरेशन मिला के 800 रुपए हो गए। बट मगर अगर यही कंसिडरेशन गवर्नमेंट ने पे किया होता मुझे, तो मैं उसको नेट कर सकती थी। आइए बात समझ में। और ये पॉइंट सीए इंटर लेवल पे इंपॉर्टेंट है, ये वाला 101% इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये कहाँ आएगा पता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में, यहाँ नहीं आएगा ये। वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन आएंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन में सब्सिडी वाला जो एडजस्टमेंट है फिर आएगा, सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई। ठीक है, डन, आने मैम वाला है। मैम जो आपने केस 1 लिया था अभी जिसमें कैशबैक था, तो उसमें हमने 10,000 क्यों लिया? उसमें तो वो कैशबैक मिल रहा था। देखो उसमें जो तुम्हारा था क्वेश्चन क्या था, मिस्टर एस वाला था कि मिस्टर एस ने क्या किया, मिस्टर वाई को गुड सेल किए। अब यहाँ का गवर्नमेंट कहाँ है, गवर्नमेंट है ही नहीं, तो अब तो पूरा पूरे पे जीएसटी लगाना पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग? ठीक है, लेने वाला सप्लायर होना चाहिए, देने वाली गवर्नमेंट होगी, तभी नेट होगा। इनमें से एक भी गायब हुआ तो नेट नहीं होगा, पूरे ग्रॉस अमाउंट पे जीएसटी लगेगी। ठीक है, ओके। डन, लिखे। ये जितने भी चीजें मैं अभी बहुत स्लो पेस पे तुमको करवा रही हूँ ना, प्लीज इसे रिटेन रखना, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो हर जगह किसी ना किसी क्वेश्चन में मिलेगी तुमको। चलो लिखो। सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट would not form part of consideration if it is received by supplier.
डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड between discount and subsidy. That will be discussed later. मैम जीएसटी ऑन ग्रॉस अमाउंट दोनों सेम है क्या, और दोनों एक साथ लिखे हैं, दो बार लिखा गया है? नहीं, देखो ना, केस चेंज है ना। इधर देने वाला गवर्नमेंट नहीं है, ओह इधर सर। लेने वाला सप्लायर नहीं है। सारी प्रोबेबिलिटी लिखी है अपन ने इधर। जीएसटी ऑन एसेट, जीएसटी ऑन ग्रॉस अमाउंट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। डन। आगे बढ़े। अब ये जो लिखा है ना, ये कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोला है। सिंपल सी बात बोल रही है, कुछ काम करना है। कोई काम करने के लिए अगर आप कुछ चार्ज करते हो, या कोई काम नहीं करने के लिए भी आप कुछ चार्ज करते हो, वो कंसिडरेशन ही है। मतलब मैंने बोला कोर्ट में इसके खिलाफ गवाही मत देना, तो नहीं करने के लिए भी कुछ चार्ज कर रहे हो, वो भी कंसिडरेशन है। या फिर कोई काम करने के लिए चार्ज कर रहे हो, वो भी कंसिडरेशन है। तो मॉनिटरी वैल्यू टू एक्ट, कोई काम करना है, या फिर फॉरबियरेंस, कोई काम नहीं करना है उसके लिए पैसा मिल रहा है, दोनों ही कंसिडरेशन है। किसी को कुछ किसी चीज के रिस्पॉन्स में कुछ करने को बोल रहे हो, या किसी को जबरदस्ती कर रहे हो, कि जैसे तुमने देखा है, सपोज इंदौर टू पुणे मुझे जाना है, तो वो जो ड्राइवर भैया चार्टर्ड वाले मुझे लेके जाएंगे ना, तो उनके बंधे हुए रहते हैं कि वो खाना खाने के लिए कहाँ रुकवाएंगे। तो वी आर फोर्स्ड कि हमको वहीं खाना खाना पड़ेगा, और उसके लिए उनको क्या मिलता है फिर? कमीशन मिलता है। तो उन्होंने किसी को फोर्स किया, किसी चीज के रिस्पॉन्स में कुछ पैसा मिला, कोई काम करने के लिए कोई पैसा मिला, कोई काम नहीं करने के लिए पैसा मिला, बस गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी मिली है उसको भूल जाओ, सब कुछ कंसिडरेशन है। आया आप समझ में? ठीक है, तो इसमें मैं जोड़ दूं थोड़ी सी और चीज, बस एक लास्ट लाइन क्या जोड़नी है मुझे? मॉनिटरी वैल्यू मॉनिटरी वैल्यू टू डू एन एक्ट और नॉट टू डू एन एक्ट, और फॉर इंड्यूसमेंट और
in response of any act is consideration. Done with the definition of consideration. अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये तुमने भी लिख लिया और जब तुमको देखना वही लिखा है. मॉनिटरी वैल्यू टू डू एन एक्ट, फॉरबियरेंस ऑफ एन एक्ट, किसी भी तरह की चीज के लिए बस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी हटा देनी. With this we have completed the definition of consideration. गुड्स की डेफिनेशन टिक, सर्विस की डेफिनेशन टिक, कंसिडरेशन की डेफिनेशन टिक, पर्सन की डेफिनेशन 5 मिनट की है. कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन को रटने बैठना मत, सिर्फ उसको समझना है अपने को. ठीक है, अभी देती हूँ तुमको 5 मिनट का ब्रेक, सफिशिएंट है ना. 5 मिनट्स का ब्रेक, फिर उसके बाद पढ़ना ही कितना है, 25 मिनट पढ़ना है. ठीक है, चलो आना 5 मिनट के बाद.
रामचंद्र, जल्दी वापस आ जाओ। समक्ष, मौसमी, चलो। अभी जो डेफिनेशन है, पर्सन लिखा है उसमें, बट पर्सन का मतलब सिर्फ पर्सन नहीं होता है, ठीक है। इंडिविजुअल भी पर्सन होता है, देन एलएलपी भी पर्सन होता है, कंपनी भी पर्सन होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी, मतलब जिस जिस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन हो सकता है उन सबको एक कॉमन वर्ड दिया है, पर्सन। तो एक पर्सन को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके जीएसटी लगता है। अगर पर्सन सप्लाई कर रहा है, कंसिडरेशन है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो अंडरस्टूड। तो सबसे मामूली सी जो डेफिनेशन है, अभी मैं सिर्फ उसको मामूली बोल रही हूँ क्योंकि जैसे ही मेरा चैप्टर आगे बढ़ेगा ना, ये पर्सन के तीन तरह फॉर्म आते हैं। एक टैक्सेबल पर्सन होता है, एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है, और एक नॉर्मल पर्सन होता है। अभी मैं उसको नहीं लेके जाऊंगी, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ क्या समझना है, पर्सन मतलब क्या। पर्सन मतलब जितने फॉर्म के पर्सन तुमको डीटीपी में तुमने पढ़े ना, फॉर्म पढ़ा है, एलएलपी पढ़ा है, इंडिविजुअल पढ़ा है, एचयूएफ पढ़ा है, कंपनी पढ़ा है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पढ़ा है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पढ़ा है, फिर इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। ये जितने भी तुमको पर्सन समझ में आ रहे हैं, ट्रस्ट समझ में आ रहा है, ये सब पर्सन है। एक कॉमन वर्ड बोला है और लिखा है पर्सन इंक्लूड, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो इस कहने का मतलब ये है कि हमने अभी क्या बोला कि जीएसटी में क्या होना चाहिए, कोई पर्सन अगर गुड्स या सर्विस अपने बिजनेस करते वक्त देता है जिसके लिए वो कंसिडरेशन चार्ज करता है, तब जाके ये सप्लाई बनेगा। तो पर्सन कोई तो होना चाहिए, वही सप्लाई करेगा, तब जाके हम बोलेंगे इसने गुड्स दिए या फिर सर्विस दी, पैसा लिया और ये बिजनेस में किया, तब जाके सप्लाई है। क्या पर्सन की डेफिनेशन में कोई दिक्कत है? इसमें अभी मैंने टैक्सेबल पर्सन क्या होता है नहीं समझाया, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं समझाया, क्योंकि अभी नहीं समझा सकती। अदरवाइज इसका एक टाइप होता है, हर जगह पर्सन लिख के मत आना, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और मैं कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन अभी तो पढ़ाने नहीं वाली। पहले हम बहुत जनरली क्या करते हैं, इसको डिस्कशन करते हैं कि कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में क्या आ सकता है, बिजनेस किस किस चीजों को हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम डेफिनेशन नहीं पढ़ते, बस ऐसे ही डिस्कशन कर लेते हैं। देखो यार, बिजनेस करोगे तो या तो तुम ट्रेडिंग करोगे, मानते हो कि नहीं? बिजनेस मतलब या तो ट्रेडिंग, बिजनेस और क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग। कल ये भी बात की थी, बिजनेस प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है कोई प्रॉफिट नहीं हो, तुम तो सिर्फ एनजीओ खोल के बैठ गए, वो भी एक तरह का बिजनेस है। बिजनेस और क्या हो सकता है मैम? आपने बोला था कल, या तो प्रॉफिट हो सकता है, नहीं हो सकता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। मतलब एरोप्लेन बेचने जाओगे तो साल में हो सकता है एक एरोप्लेन ही बिकेगा, लेकिन अगर चॉकलेट सेल करने जाओगे तो रोज कम से कम दो चार चॉकलेट तो कोई भी खरीद लेगा। तो फ्रीक्वेंसी से बिजनेस अफेक्ट नहीं होता। और क्या हो सकता है बिजनेस? देखो मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस है क्लासेस पढ़ाना, बट जो मेरी बुक्स है, कई ऐसी बुक्स होंगी ना जो पुराने अटेम्प्ट की होंगी, अब वो कोई बच्चा खरीदने नहीं वाला, ना तुम खरीदोगे ना मैं सेल करूंगी, कोई भी परचेस नहीं करेगा। मैं उसको क्या करूंगी, स्क्रैप। दैट इज एंसिलरी टू माई बिजनेस, मेरे बिजनेस से एंसिलरी कोई एक्टिविटी हो गई, वो भी बिजनेस ही है, मैंने स्क्रैप में बेच दिया। मेरे पास न्यूज़पेपर आता है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, इतने सारे इकट्ठे हो गए मेरे बिजनेस में, उसको भी क्या कर दिया, भंगार में बेच दिया। एंसिलरी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस, वो भी बिजनेस ही है तुम्हारा। अभी ये मत बोलो मैम इस पे जीएसटी लगेगा क्या, उसको रुक जाओ, ठीक है। और क्या हो सकता है मैम, इसके अलावा क्या हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, मैन्युफैक्चर हो सकता है, एंसिलरी एक्टिविटी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी हमको मैटर नहीं करती, प्रॉफिट हमारे लिए किसी काम का नहीं। और क्या हो सकता है, मैं अपने ही मेंबर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करती हूँ, जैसे क्लब अपने मेंबर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करता है सब्सक्रिप्शन मनी लेके, वो भी तो एक तरह का बिजनेस है। और क्या हो सकता है कि एडमिशन टू अ प्रीमाइस, एडमिशन टू अ प्रीमाइस, तुम मॉल में जाओ, तुमको क्या करेंगे, मॉल छोड़ो, तुम वो सिनेमा हॉल में जाओ, सिनेमा हॉल में जाने के लिए तुमको एक टिकट लगेगी। तो एडमिशन टू अ प्रीमाइस, सर्कस देखने जाना है, एडमिशन टू अ प्रीमाइस, अम्यूजमेंट पार्क, एडमिशन टू अ प्रीमाइस,
अंदर जाने के लिए अगर कुछ चार्ज कर रहे हो, ये भी तो एक तरह का बिजनेस है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हर तरह के बिजनेस को कवर कर लिया। अभी तो कवर कर लो, क्योंकि अगर बिजनेस की डेफिनेशन से कोई चीज छूट गई तो वो एलिमेंट बन नहीं पाएगा, और एलिमेंट नहीं बनेगा तो जीएसटी कैसे लगाओगे। तो सब 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 इंक्लूड कर लिया। और क्या इंक्लूड कर लिया, जब हॉर्स रेस होती है तो वो सट्टेबाजी करवाने वाले भी बैठे होते हैं ना, टोटल सेटर वगैरह, वो भी एक तरह का बिजनेस है। तो इन्होंने बस अभी यहाँ पे पता है क्या किया है, जितने जमाने भर के बिजनेस ले सकते थे ना, सब कुछ ले लिया बस, ताकि कल को ये नहीं हो कि अरे ये तो बिजनेस की डेफिनेशन में कवर नहीं है, और जो चीज कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बिजनेस में नहीं है वो भी तो जीएसटी नहीं लग सकता। तो आर यू गेटिंग, इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। आइए बात समझ में। अब प्रॉब्लम क्या है ना, जो मैं डिस्कस कर रही हूँ उसको समझना। मेरे को भी एक नया बिजनेस चालू करना है यार, ठीक है। अभी हो गया, बहुत हो गया। मेरे को कुछ तो ऐसा अलग ही बिजनेस चालू करना है, और मेरी इच्छा भी है कि मैं कोई और बिजनेस भी स्टार्ट करूँ। अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ नहीं है, सुन रहे हो, समझ रहे हो, अभी स्टार्ट करना है। अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ नहीं है। अब काय का बिजनेस स्टार्ट करना है मैम, मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत मैं इन्फ्लुएंस हो रही हूँ लोगों को देख के कि बहुत फैशनेबल क्लोथ वगैरह ये लोग सेल करते हैं, तो मैंने सोचा एक शॉप लेते, कहीं भी कमर्शियल शॉप ले लेते, वहां पे मैं भी फैशनेबल क्लोथ क्या करूंगी, सेल करने के लिए रखूंगी। अब मुझे चाहिए क्या, बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ नहीं, बिजनेस स्टार्ट होगा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ कैपिटल गुड्स भी खरीदने पड़ेंगे और कुछ स्टॉक इन ट्रेड भी खरीदना पड़ेगा। बट अभी बिजनेस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। क्यों ऐसा बार बार बोल रहे हो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ? क्योंकि आपने 5 एलिमेंट में पढ़ा, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में चीजें होनी चाहिए, और इस जगह पे मेरा तो बिजनेस ही स्टार्ट नहीं हुआ। और बिजनेस स्टार्ट नहीं, पर मुझे फर्नीचर तो चाहिए मेरी दुकान के लिए, ये बात भी सही है। मुझे फर्नीचर चाहिए होगा, मुझे स्टॉक तो चाहिए होगा, लोगों को दिखाऊंगी क्या? तो बोलते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप कैपिटल गुड्स खरीदते हो या फिर स्टॉक इन ट्रेड खरीदते हो, लो मान लिया हमने कि ये कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, क्योंकि अगर इसको कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं बनाते तो जीएसटी कैसे लगेगा। ऐसे ही मैंने बिजनेस क्लोज कर दिया, दिमाग खराब हो गया, कोई फैशनेबल क्लॉथ नहीं, कुछ नहीं, इतना लोग देख देख के जाते हैं, उनको पसंद कुछ आता नहीं है, बंद कर दिया, बिजनेस क्लोज। अभी भी बिजनेस नहीं है, बट मेरा स्टॉक इन ट्रेड तो पड़ा होगा अभी भी, मेरे पास वो फर्नीचर भी रखा होगा। अब क्या करूं, बिजनेस क्लोज होने के बाद मैंने वो फर्नीचर बेचा, बिजनेस क्लोज होने के बाद मैंने क्या किया, होलसेल रेट पे वो स्टॉक इन ट्रेड बेच दिया। बिजनेस नहीं है। और पहले वाले केस में भी बिजनेस नहीं था। तो क्या बोलते हैं, बिजनेस क्लोज होने के बाद अगर आप स्टॉक इन ट्रेड सेल करते हो या फिर कैपिटल गुड्स सेल करते हो, या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले यू हैव एक्वायर्ड कैपिटल गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, दोनों कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। और लॉजिक तो सही है ना, बनाना पड़ेगा इसको बिजनेस, नहीं तो तुम कैसे बोलोगे ये बिजनेस के लिए हुआ है। अंडरस्टूड, आया समझ में? तो क्या बोलूं, बिजनेस ट्रेड भी है, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, बिजनेस कॉमर्स लेवल मतलब और बड़े लेवल पे भी हो सकता है, बिजनेस प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है, बिना प्रॉफिट के भी हो सकता है। बिजनेस में फ्रिक्वेंसी मैटर नहीं करती। बिजनेस में आप अगर एडमिशन टू एन इवेंट कराते हो वो भी बिजनेस है, एडमिशन टू अ प्रीमाइस भी बिजनेस है, अपने ही मेंबर्स को सब्सक्रिप्शन फीस लेके कोई बेनिफिट देते हो वो भी बिजनेस है, बिजनेस चालू होने से पहले कुछ खरीदते हो या बिजनेस चालू होने बंद होने के बाद कुछ बेचते हो, ये सब बिजनेस है। टोटल सेटर, हॉर्स रेस वाले, ये जो काम कर रहे हैं ये भी बिजनेस है। क्या बोल रहे हो मैम, ये पूरी डेफिनेशन कर ली, अब इसको मैं तुमको रीड करवाती हूँ सर। तो अपन ने जो जो किया वो क्या है, सबसे पहला ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, चाहे बेनिफिट हो या नहीं हो, यही करा था अपन ने। बिजनेस ट्रेड भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है, मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो, बिजनेस इज बिजनेस। क्या ये वाला पॉइंट ओके? इस बिजनेस से रिलेटेड वॉल्यूम क्या है क्या नहीं है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी फ्रीक्वेंसी से, बिजनेस इज बिजनेस। ठीक है, इस बिजनेस से एंसिलरी एक्टिविटी, वो स्क्रैप सेल करना, वो भी तुम्हारा बिजनेस ही है। हम अभी सिर्फ बिजनेस बना के बैठे हैं, किसको मेगा एग्जाम करना है क्या करना है वो आगे देखेंगे।
बट क्या इतनी चीज समझ में आई बिजनेस जो हम पढ़ रहे थे? इसके बाद मैम, अगर आप गुड्स एक्वायर करते हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स ही क्यों ना हो या किसी तरह की सर्विस क्यों ना हो, बिजनेस चालू करने के लिए या बिजनेस क्लोज होने के बाद, चाहे आपने गुड्स लिया हो या सर्विस ली हो, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले और बिजनेस स्टार्ट बंद होने के बाद, ये भी कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। मैम, हम क्या करते हैं, अपने ही मेंबर से पैसा चार्ज करते हैं और मेंबर से पैसा चार्ज करके उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्लब और एसोसिएशन। ये भी बिजनेस है। मैम, हम क्या कर रहे हैं, एंट्री टू अ प्रीमाइस, एडमिशन देते हैं, पैसा लेते हैं और फिर वहां पे आने देते हैं किसी प्रीमाइस के अंदर। सिनेमा हॉल ले लो, अम्यूजमेंट पार्क ले लो, कुछ भी ले लो, ये भी बिजनेस है। अभी से बता रही, ये सब बिजनेस है। इसको रोक लिया मैंने, इसको अभी डिस्कस नहीं किया। मैम, वो हॉर्स रेस वगैरह होती है, रेस वगैरह होती है, तो रोज रेस में जो टोटल सेटर होता है या फिर जो भी बुक मेकर होता है, ये लोग जो रेसिंग से रिलेटेड जो लोग भी जो काम कर रहे हैं, ये भी बिजनेस है। इनफैक्ट गवर्नमेंट कोई भी काम करती है, सब बिजनेस है। मतलब अभी तबियत से सब इंक्लूड कर लिया, बिजनेस 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 बिजनेस। अब मेरा जो है ना, मेरा जो बिजनेस है, मुझे इस बिजनेस के कारण, क्योंकि ना ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है, मैं बहुत अच्छा टर्नओवर करती हूँ जब बिजनेस कर रही हूँ। सपोज करो एशियन पेंट्स, मेरा बिजनेस किस चीज का है, हम एशियन पेंट्स बेचते हैं, पेंट वगैरह बेचने का अपना काम है और अच्छा खासा टर्नओवर होता है अपना। तो एशियन पेंट्स वालों ने मुझे क्या किया, मुझे वहां का हेड अपॉइंट कर दिया कि तुम जो ये ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, डिस्ट्रीब्यूटर के हेड हो। तो मुझे किसी बिजनेस को करने के कारण या फिर बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट कहीं पे मुझे डायरेक्टर बनने को मिल गया। तो किसी प्रोफेशन के कारण मुझे कहीं पे क्या मिल गया, डायरेक्टर बनने को मिल गया। या फिर मेरा बिजनेस था, ट्रेडिंग करने का बिजनेस था और इतना अच्छा ट्रेड होता है, तो वो खुश हो गया, उन्होंने मुझे हेड ऑर्गेनाइज करा कि आप हेड बनोगे यहाँ पे। तो किसी बिजनेस या प्रोफेशन के कारण आपको कोई ऑफिस होल्ड करने को मिलता है, वो भी बिजनेस ही है। तो ये सब बिजनेस 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 बिजनेस। तो ये बता रहे भाई, ये सब बिजनेस है। तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, तुमको समझ में आना चाहिए। सप्लाई की डेफिनेशन में सब कुछ इंक्लूड करना जरूरी था, क्योंकि कुछ भी फिसल गया ना हाथ से तो जीएसटी नहीं लग पाएगा। तो पहले गुड्स की डेफिनेशन में सारी मूवेबल प्रॉपर्टी उठा ली उनने, फिर सर्विस की डेफिनेशन में कुछ चीजें छोड़ के सारी मूवेबल प्रॉपर्टी है, बाकी सारी चीजें इंक्लूड कर ली, ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड कर लिए, सब इंक्लूड कर लिया, एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड कर लिया, फिर धीरे से शेड्यूल 3 में जो जो हटाना है वो हटा दिया। पहले इंक्लूड तो कर लो, फिर एक्सक्लूड करा, फिर इसी के लिए आया पूरा बड़ा मेगा एग्जाम्पशन कि भले ही तुम बोल रहे हो सप्लाई है सब कुछ है, लेकिन ये चीजें हम एग्जाम भी करेंगे। आर यू गेटिंग फ्लो कैसा चलेगा? पहले तो सप्लाई बनाओ, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या चीजें शेड्यूल 3 में जाती है, फिर डिसाइड करेंगे क्या चीज मेगा एग्जाम हो जाती है। अंडरस्टूड? तो अब जाके क्या खत्म हुआ, क्लॉज ए, सप्लाई का सेक्शन नंबर 7, सब सेक्शन 1, क्लॉज ए। और क्लॉज ए क्या बोलता है, सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, whether it is barter, exchange, sale, lease, license, transfer, disposal, made or agreed to be made in course furtherance of business for a consideration by a person। अब जाके ये चीजें सेटल। अंडरस्टूड? लिख पाओगे ये बिना देखे? एटलीस्ट वो एलिमेंट्स सारे तुम्हारे वो डेफिनेशन में आ जाए। लिखो एक मिनट। कीवर्ड समझ गए ना, क्या क्या Yes. कीवर्ड्स बोल रही हूँ मैं बार बार? लिखो। मैम आपने बहुत चीज पढ़ाया, किस चीज के कीवर्ड लिखे? ये 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के कीवर्ड्स हैं सारे, जो तुम पढ़ चुके हो अभी मेरे साथ।
यार ऐसे 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 मत करो। कहाँ है? ये पढ़ा था ना अभी, रोहित? हाँ मेरे सब तो लिख लिया। यही तो बिना देखे लिखना है, कि हाँ। तुम्हें याद है, तुम लिख पा रहे हो बिना देखे या नहीं। कि तुम ऐसे डराओ मत यार। ये हो जाए तो बताओ। हो गया मैम। सबका हो गया? डन। विजेता भेजना मुझे, ऐसे पीडीएफ बना के भेजो, जो तुमने लिखा है। पीडीएफ बनाओ और मुझे सेंड करो, देखते हैं क्या लिखा है। तुम्हारा भी तो मैं कमाल देखूं ना, क्या गया और क्या तुमने उभार के लिखा है उसको। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए लिखने में, 2 से 3 मिनट में खत्म होना चाहिए। मैं किधर सेव करूँ? क्या? कहाँ पे सेव करूँ? पर्सनल मैसेज में ही अभी करो, अपना ग्रुप तो अभी बना नहीं व्हाट्सएप है। पे? व्हाट्सएप पे? हाँ। देख मैं। हम्म। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है आज का? होमवर्क में एक बार बिना देखे जरूरी है, गुड्स की डेफिनेशन लिखोगे, सर्विस की डेफिनेशन लिखोगे, कंसिडरेशन में जो पॉइंटर्स याद आते हैं, कंसिडरेशन की डेफिनेशन रटनी नहीं, पॉइंटर्स है ना, क्या आता है क्या नहीं आता, पॉइंटर्स लिखोगे। कोर्स फॉदरेंस के जो जो पॉइंटर्स याद आ रहे हैं वो पॉइंटर्स लिखोगे। बस 4, गुड्स, सर्विस, कोर्स फॉदरेंस और कंसिडरेशन, ये बिना देखे लिखना है। और टाइमर कितना लगाओगे? 20 मिनट्स, उससे 1 मिनट ऊपर नहीं। 20 मिनट्स में बिना देखे तुम्हें ये लिख के लाना ही है कल। और एक होमवर्क कॉपी बना के रखो, ये सब होमवर्क उधर ही चलते रहना चाहिए। मैम पॉइंटर करके एक बार कंसिडरेशन, कोर्स फर्दरेंस, गुड्स की डेफिनेशन एंड सर्विस की डेफिनेशन। डन। यस। मैम बहुत, अगर इधर उधर भी मतलब ज्यादा याद नहीं आते, जैसे वो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के, अगर ज्यादा हम्म। पॉइंट्स याद नहीं आए तो? तो तुम देखो, तुम्हें अगर 7 में से 3 याद आ गए, तो 3 तो ऑलरेडी याद है इसका मतलब, फिर वो 4 को देख के याद करना। ठीक है? दैट इज रिकॉल करवा रही हूँ, बिना देखे लिखोगे कुछ तो भूलोगे ही भूलोगे। जो भूल रहे हो फिर उसको देख के अगले 10 मिनट में लर्न कर लेनी। ठीक है? हम जैसे अभी भी लिखे सप्लाई का वो डेफिनेशन, तो उसमें वो 5 कीवर्ड्स पक्का आए थे, बट बाकी के लाइन सेंटेंस याद फॉर्मेशन नहीं नहीं आ आया रहे थे। होगा। तो हाँ। देखो, तुम देखो, मेरे को लाइन फॉर्मेशन क्यों आता है? क्योंकि मुझे आता है, मतलब एक टाइम भी हो गया मुझे बार बार बोलते हुए, मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें घुस चुकी है। तुम लोगों को सिर्फ वो कीवर्ड लिख के आने होंगे। कीवर्ड का मतलब ये भी नहीं सिर्फ पॉइंट बना के कीवर्ड ही लिख के आ गए। कंटेक्स्ट सेम रहना चाहिए, बस वो कीवर्ड्स उनको उधर दिखने चाहिए। लिखने का तरीका ये होता है, जब तुम लिख के आओ ना, वो कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दो। तो वो लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो दे डू नॉट सी योर सेंटेंसेस, दे सी योर कीवर्ड्स। क्योंकि 1 मिनट चेक, एक कॉपी चेक करने में हार्डली दे हैव 5 मिनट्स। तो दे सर्च फॉर दोज कीवर्ड्स, वो हम राइटिंग सेशन में करेंगे आगे। बट ये मत सोचो कि तुमको पूरा रटा हुआ होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है? अब चलो, एक का तो आया, इतनी देर क्यों लग रही भाई तुमको लिखने में? अब देखो, मैं तुमको दिखा भी देती हूँ।
अभी जो इस चीज में बोल रही थी ना, पॉइंटर्स मत लिख के आना, ऐसे नहीं लिखना प्लीज। गुड्स लिख दिया, सर्विस लिख दिया, प्लस मस्ट बी कंसिडरेशन प्लस इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्लस, ऐसे नहीं लिखना, कोई मार्क्स नहीं आएंगे इस चीज से। आर यू गेटिंग? अभी मैंने ये बोला था ना कि डू नॉट राइट द पॉइंटर्स लाइक दिस। तुम अब उसको, जो जो मैंने कीवर्ड्स बोले उसको सेंटेंस में फ्रेम करने की कोशिश करो। समझ में आ गया? अब नाउ यू हैव टू राइट दोज थिंग्स। अब तुम उस डेफिनेशन को पढ़ो, तुमको वो डेफिनेशन के वर्ड्स दिमाग में बैठना चालू होंगे। अंडरस्टूड? तो एक काम करो, मैंने तुम्हें 20 मिनट दिए हैं लिखने के लिए, कल के होमवर्क के लिए। उससे पहले 10 मिनट उस सेंटेंस को पढ़ लेना, जो जो 10-15 मिनट में गुड्स हैं, सर्विसेज, सबके सेंटेंसेस पढ़ना। उसके बाद 20 मिनट लिखना। तो फर्स्ट यू विल डू द रीडिंग, देन आफ्टर रीडिंग यू विल डू राइटिंग। ठीक है? तो इसका मतलब 10-15 मिनट तुमको रीडिंग के लगेंगे और 20 मिनट में ही लिखना है। तो आधे घंटे से 40 मिनट का कम से कम मैंने तुमको होमवर्क दिया, इससे ज्यादा नहीं देनी। मैडम मैंने ऐसा लिखा है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल गुड्स सर्विसेज वेदर इट इज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, लाइसेंस, डिस्पोजल, made or agreed in the course of or furtherance of business for consideration by a person. वेरी गुड, यही लिख के आना है। एंड एक्चुअली बस इतना ही लिखना है, और तुमसे कोई नहीं पूछेगा डायरेक्ट सप्लाई की डेफिनेशन। तुमको क्वेश्चन के हिसाब से बस वो फ्रेम उठाना होगा, उतनी ही चीज लिखनी है जितना प्रोविजन रिक्वायरमेंट है फॉर द क्वेश्चन, और ऐसे ही लिखना है। ठीक है? चलो, अब नया मैं स्टार्ट नहीं कर रही। अब हमको कल जो करना है ना, डॉट 8:30 बजे आ जाना, क्योंकि कल जो मैं स्टार्ट करूंगी वो ट्रिकी है, और बहुत ट्रिकी है, क्योंकि अब तक मैं बोल रही थी ना पांचों एलिमेंट्स चाहिए। अब धीरे धीरे एलिमेंट्स गायब होना चालू होंगे, फिर भी हम बोलेंगे ये सप्लाई है। और उसमें आता है शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल 1 बोलता है कि जब कंसिडरेशन नहीं होगा तब भी सप्लाई माना जाएगा, और उसमें आते हैं 4 पैराग्राफ। ये 4 पैराग्राफ पैरा वाइज लर्न होना कंपलसरी है। पैरा 1 किस चीज का है? परमानेंट ट्रांसफर। पैरा 2 किस चीज का है? तो तुम्हें से याद रहना चाहिए, शेड्यूल 1 का पैरा 1 परमानेंट ट्रांसफर के बारे में बोलता है। ठीक है? और वो ऑटोमेटिकली, वो एक ही चीज है, 4 पैराग्राफ है, लेकिन वो 2 दिन लेंगे, और वो पूरे की पूरे जीएसटी में काम आएंगे। ठीक है? चलो, तो एंजॉय योर डे, सो जाओ Thank you, मतलब ma'am. जाके। ठीक है? मेरा क्वेश्चन, हाँ, अब तुम पूछ सकते हो।